YouTube की सफलता के बाद अब नासिक में हम अपना पहला ऑफलाइन सेंटर खोल रहे हैं, नासिक गंगापुर रोड शहीद सर्कल पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पवन वाग एकेडमी के साथ अपने स्टडी करना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और आप भी बहुत अच्छे एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए पवन वाग एकेडमी, गंगापुर रोड शहीद सर्कल नासिक। ये है हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ आप हमें आके मिल भी सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, तो देरी किस बात की, ज्वाइन पवन वाग एकेडमी। हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, वन शॉट की सीरीज चल रही है बहुत दिनों से और उसके ऑलरेडी 8 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। मतलब मैक्सिमम वेटेज के जो चैप्टर्स है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। वन शॉट का सीक्वेंस कुछ इस तरह चल रहा है बच्चों। बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं कि मैम थोड़ा ब्लर दिख रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है बच्चों, मैं बताती हूँ आपको। मैंने क्या किया, मेरे पास इतना लिखने के लिए टाइम नहीं था और एक पूरा दिन जाता है लिखने में, और वैसे अगर मैं देखूँ तो फिर इतने लेक्चर्स जल्दी जल्दी अपलोड करने हैं, टाइम बहुत कम है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जो मैंने लेक्चर्स बनाए हैं, जो हमने चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स पढ़े हैं, उसी के स्क्रीनशॉट निकाल के मैंने इसके अंदर डाले हैं। तो आप लोग क्या करो, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं दिख रहा है तो मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है, मतलब स्क्रीनशॉट निकाला है। तो आप लोग क्या करो, उस चैप्टर का प्लेलिस्ट सर्च करो, चैनल पे अवेलेबल है। तो वो प्लेलिस्ट के अंदर ये सारे वीडियो लेक्चर्स के अंदर ये स्क्रीनशॉट अवेलेबल है। उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो सर्च करो। एक्चुअली टॉपिक जो मैंने लेक्चर जो मैंने बनाए हैं वो टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस से बनाए हैं, तो बेटर रहेगा टेक्स्ट बुक आपके पास होगा तो टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस से वो टॉपिक सर्च करो, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। वो आंसर अगर यहाँ पे ब्लर दिख रहा है तो आप वहां से लिख सकते हैं। बस आपको क्वेश्चंस मिल जाए एक बार, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बताती हूँ, हर एक वन शॉट स्टार्ट करने से पहले मैं बताती हूँ, आज भी बताती हूँ। हम लोग क्या करें, सबसे पहले मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक वाइज डेरिवेशंस और थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो आज तक पूछे गए हैं 1996 से लेकर 2022 तक सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। उसके बाद वो डेरिवेशन एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होने के बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है उस टॉपिक के वो मैंने दिए हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज के बाद मैंने न्यूमेरिकल्स लिए हैं सारे उस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी स्पेशली जो प्रीवियस ईयर पूछे गए सवाल है वही मैंने लिए हैं। और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं हर साल, तो मैंने एमसीक्यूज भी उसके अंदर अपलोड किए हैं। तो बच्चों, इस तरह कुछ मैंने वन शॉट का सीक्वेंस बनाए हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम बाकी सब लोग पढ़ा रहे हैं बट आप नहीं पढ़ा रहे, वो टॉपिक वाइज ले नहीं रहे। तो बाकी सब लोग पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए बच्चों, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी ने नहीं लिए थे, इसलिए मैंने सोचा तो कुछ तो भी अलग दे दूं बच्चों को, ताकि उसका फायदा हो जाए आप लोगों को। तो इस तरह मैंने कुछ वन शॉट बनाए हैं बच्चों, थोड़ा अलग तरीके से मैंने पैटर्न रखा है वन शॉट का। उसी तरह अगर आप पढ़ोगे तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ 50-60 मार्क्स 70 आउट ऑफ आपको फिजिक्स में मिल ही जाएंगे। बट आपको वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखना है। बस देखना नहीं है, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, उस क्वेश्चन को समझ लेना है। और अगर आपको और डीप नॉलेज चाहिए होगा तो सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। हर एक चैप्टर का वीडियो बना के, हर एक टॉपिक का वीडियो बना के, कुछ भी स्किप नहीं किया है मैंने, सब कुछ आपको चैनल पे अवेलेबल करके दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारा अगर आप इस सीक्वेंस से पढ़ोगे बच्चों तो 100% गारंटी देती हूँ आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे फिजिक्स में। तो फिजिक्स को फाड़ना है बच्चों। इस बार फिजिक्स में बोर्ड टॉपर्स होने चाहिए बहुत सारे बच्चे। मुझे गारंटी है बहुत सारे बच्चे बोर्ड टॉपर्स रहेंगे, लेकिन टॉपर्स होने के बाद मुझे जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि मैम मुझे इतने इतने मार्क्स मिले। सच में बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो बच्चों, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हमारा वन शॉट लेक्चर जीरो से हीरो बनने का वन शॉट लेक्चर जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 9 है। तो बच्चों, ये चैप्टर दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन आपको मैं बता दूं इस टॉप चैप्टर के हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सारे मैंने इंक्लूड किए हैं। और तो और मैं बता दूं ये चैप्टर एंट्रेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसका वेस्टर्न ब्रिज का पार्ट है बताऊंगी मैं अभी, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल, मीटर ब्रिज के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम।
लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको जरूर डाउनलोड करें। उसके अंदर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगी, सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला सवाल चलते हैं किरचॉफ्स लॉ, जो आपके अभी देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस चैप्टर का, जो हमें जरूरत है, बेसिक, ठीक है। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने स्टडी किया इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन रेस्ट, मतलब चार्ज वहां मूव नहीं कर रहा है, चार्ज मोशन में नहीं है। जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पे होता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी इसके अंदर हम स्टडी करने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यहाँ पे चार्ज इन मोशन होता है, और जब चार्ज इन मोशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं करंट। मतलब किसी वायर में से, किसी कंडक्टर में से जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट द करंट। तो यहाँ पे करंट से रिलेटेड कुछ सर्किट्स हम लोग देखते हैं, बहुत सारे सर्किट्स हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले। जैसे कि हमारे घर में भी एक सर्किट होता है बच्चों, करंट फ्लो करने के लिए हमें क्लोज सर्किट की जरूरत होती है। मतलब मान लो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, उसके बाद फिर आपको बहुत इजी लगेगा, आसान लगेगा। और भी अगर डिटेल में चाहिए होंगे तो मैं बोलूंगी। वैसे तो देखा जाए बच्चों, अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स सच में चाहिए ना, तो आप है ना हर एक टॉपिक को डेप्थ में पढ़ो। और डेप्थ में पढ़ने के लिए मैंने लेक्चर्स इतने अच्छे बनाए हैं, अगर आप जाके चैनल पे देखोगे तो हर एक टॉपिक को फील कराया है मैंने। मतलब एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है, ये फील करके अगर आप फिजिक्स को पढ़ोगे ना तो फिजिक्स में मजा आता है, बहुत मजा आता है, यकीन मानो। देखो, तो यहाँ पे मैंने बताया कि आपको सर्किट लेना है। तो सर्किट हमेशा, मान लो मैंने एक रेजिस्टर यहाँ लोड कनेक्ट किया, इस लोड को ही मैंने और एक लोड कनेक्ट किया। मान लो हमारे घर में ट्यूबलाइट्स है, तो तीन ट्यूबलाइट्स है ना। ट्यूबलाइट्स के बाद वो ट्यूबलाइट का एक स्विच होता है, वो स्विच ही मतलब यहाँ क्या होती है, बैटरी होती है ना। जो हम ऑन ऑफ करते हैं स्विच, वो स्विच ही मतलब यहाँ बैटरी होती है। जो यहाँ पे लोड दिखा है R1, मतलब मान लो ये पहला ट्यूबलाइट है, ये दूसरा ट्यूबलाइट है, ये तीसरा ट्यूबलाइट है, और ये प्लस माइनस मतलब सेल, जिसका EMF हम लोग E कंसीडर करते हैं। ऑब्वियसली बच्चों, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव टू निगेटिव दिखाते हैं। तो यहाँ पे कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव रहेगी, कुछ इस प्रकार। तो मान लो यहाँ पे मैंने नाम दिया A B, और भी आगे थोड़ा मैं यहाँ पे सर्किट लेती हूँ। मान लो ये दूसरा रूम है, उस दूसरे रूम में भी हमने 2 ट्यूबलाइट्स लगाई है, ठीक है, कुछ इस तरह। इसको मैंने नाम दिया R4, इसको मैंने नाम दिया R5, ओके। अब देखो, मान लो यहाँ पे मैंने A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C D E एंड F, ओके। अब देखो, ये जो B पॉइंट है, इस B पॉइंट से 3 जंक्शन जा रहे हैं, 1 जंक्शन, 2 जंक्शन, 3 जंक्शन, ऐसे टोटल 3 जंक्शंस जा रहे हैं इस B पॉइंट से। जंक्शंस नहीं, सॉरी, पाथ हम लोग बोलेंगे, 3 डायरेक्शन है। तो जो डायरेक्शंस होती है 1 2 3 डायरेक्शन, जिस पॉइंट से जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। आप घर में देखो, आप जहाँ पे बैठे हो अपने घर में देखो, अपने घर में ऐसे वायर्स जा रही, तो ऐसा कोई पॉइंट है क्या जहां से एक वायर इस साइड, एक वायर नीचे की साइड में, एक वायर इस साइड में, ऐसा पॉइंट होगा ना। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ जंक्शन, ठीक है। जहां से बहुत सारे पाथ्स जा रहे हैं, करंट बहुत डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस जंक्शन में करंट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब क्या, कहीं से ना आ रहा होगा ना वो करंट। मतलब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव से यहाँ करंट जा रहा है ऐसे, तो यहाँ मान लो I1 जितना करंट इधर से पास हुआ। यहाँ आने के बाद हुआ क्या, इस करंट को दो पाथ है, जैसे कि मैंने एक ट्यूब में से पानी फ्लो किया, वो ट्यूब को मैंने 2 ट्यूब कन्वर्ट किया, 2 ट्यूब में उसको कन्वर्ट किया। मतलब एक बड़ा सा पाइप हम ऐसे पानी फ्लो कर रहे हैं, इधर कुछ पानी जा रहा है, बेसिन है हमारे घर में, एक सिंक है, सिंक की तरफ पानी जा रहा है, और एक इधर मान लो दूसरा सिंक है, तो 2 सिंक की तरफ पानी जा रहा है। मतलब मैंने बड़े से पाइप से पानी फ्लो कराया था, अब आगे उसको 2 डायरेक्शन मिल गई, मतलब पानी कुछ इस साइड गया, पानी कुछ इस साइड गया। वैसे ये इनकमिंग करंट है, ये इस साइड कुछ गया, इस साइड कुछ गया। मान लो ये इस साइड गया I2, इस साइड गया I3, ओके। वापिस ये करंट यहाँ से फ्लो होके आएगा, और यहाँ पे वापस वो दोनों करंट कंबाइन होंगे, एंड वापस यहाँ से I1 जितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा, कुछ इस प्रकार। यहाँ से I1 करंट फ्लो किया, यहाँ से पास होके, यहाँ पे करंट इस साइड कुछ गया, इस साइड कुछ गया, I3 यहाँ पे आके यहाँ पे मिला, I2 यहाँ पे आके मिला, यहाँ पे आके I2 मिला, वापस दोनों देखो इस जंक्शन पे दोनों कंबाइन हो गए। दोनों कंबाइन होने के बाद ये करंट फ्लो किया।
तो बच्चों जो पॉइंट होता है, जैसे कि देखो यहाँ पे ई भी क्या है, जंक्शन, क्योंकि 1 2 3 वायर कनेक्ट हो रही है, 1 2 3 वायर कनेक्ट हो रही है, तो जो 2 या 2 से ज्यादा वायर्स जहां पे कनेक्ट होती है, जिस पॉइंट पे कनेक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं जंक्शन। क्लियर टू एवरीवन? तो इसी की बात अभी हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए हमने किरचॉफ्स के 2 लॉस स्टडी करने बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो किरचॉफ सर ने 2 लॉस दिए थे, एक करंट से रिलेटेड था, एक वोल्टेज से रिलेटेड था। करंट मतलब करंट से रिलेटेड क्या लॉ था? देखो, सबसे पहला लॉ जो पूछा जाता है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, स्टेट किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो 2010 में भी पूछा गया था, 2018 में भी ये सवाल पूछा गया है, 2 बार आज तक ये सवाल पूछा गया है। इसलिए क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से स्टडी करना है। तो सबसे पहला लॉ किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, जैसे कि मैंने बताया, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, उसी को हम लोग बोलते हैं करंट लॉ, और करंट लॉ और जंक्शन लॉ भी जिसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या? बहुत सिंपल इन्होंने बताया था। क्या बताया था? देखो, उन्होंने कहा कि ये जो जंक्शन है, इसमें इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होता है? आउटगोइंग करंट होता है। ऑब्वियसली बच्चों, जितना पानी उस पाइप में से हम फ्लो करा रहे हैं, उतना ही पानी 2 ट्यूब में से जाएगा ना, एक्स्ट्रा पानी थोड़ी ना आएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या? चार्ज कंजर्व हो रहा है, जितना चार्ज आया था उतना चार्ज गया। समझ में आया? मतलब ये जो जंक्शन में इसको यहाँ ड्रॉ करूं, तो ये बी पॉइंट पे देखो, यहां से करंट आया, यहां से करंट गया, यहां से करंट गया, मतलब ये इनकमिंग करंट है। कौन सा? एंटरिंग करंट I1 है, लीविंग करंट I2 है, एंड लीविंग करंट I3 है। तो यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखो इस साइन कन्वेंशन को, बहुत जगह पे हमें इसको यूज करना है। तो इसका साइन कन्वेंशन क्या है? जो एंटरिंग करंट होता है उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, एंटरिंग करंट को हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, एंड जो लीविंग करंट होता है जंक्शन से, उसको हम निगेटिव से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखो I1 है, तो I1 को हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, I2 और I3 दोनों लीविंग करंट है, तो इसको हम निगेटिव से डिनोट करेंगे, इसको भी हम निगेटिव से डिनोट करेंगे। बच्चों अभी देखो, मान लो मैंने 10 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो कराया था, तो वो 10 एम्पियर में से 5 एम्पियर करंट इधर चला गया एंड 5 एम्पियर करंट इधर चला गया। तो अभी अगर मैं इनकी एडिशन करूं तो मुझे कितना मिलेगा? तो बच्चों देखो, यहाँ पे I1 कितना है? +10। अगर मैंने यहाँ पे +10 पुट किया, और यहाँ पे ये कितना है? -5। ये कितना है? -5। ये -5 मतलब -10 हो गया। तो ये +10 -10 इट बिकम्स 0। इसका मतलब सम ऑफ ऑल द करंट्स इन अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसका मतलब दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो न्यू किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो है वो किस पे ऊपर बेस्ड करता है? इट इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसके ऊपर वो बेस्ड करता है। ठीक है, तो इसी को यूज करके उन्होंने लॉ का स्टेटमेंट बनाया है। स्टेटमेंट देखो क्या है बच्चों लॉ का, जैसे कि मैंने बताया, समेशन ऑफ ऑल द करंट्स इन द जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे? द अलजेब्रिक सम, मतलब क्या? I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अभी इनको साइन कन्वेंशन यूज करना है, प्लस माइनस जो मैंने बताया, एंटरिंग को प्लस, लीविंग को माइनस। अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन इज चाहिए यहाँ पे, इज 0 इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो अल्जेब्रिक सम होती है एट द जंक्शन, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ का, उसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज लॉ, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लूप थ्योरम। इसको लूप थ्योरम भी बोला जाता है। ये एक लूप से रिलेट करता है। लूप मतलब क्या, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसका क्या है देखो, द अल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस प्रोड्यूस्ड ऑफ करंट, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंसेस प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, मतलब I इंटू R। देखो इसके ऊपर से लर्न करो बच्चों। एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस इन अ क्लोज लूप इज 0, मतलब क्या? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ I एंड R, जितने भी हो गए उन सब का सम करो, और वहां पे जो E है उसका सम करो, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ये इसका सेकेंड लॉ है, इसी को कहा जाता है वोल्टेज लॉ, और इसका दूसरा नाम है लूप थ्योरम। तो याद रखो। अब इसका मीनिंग क्या, ये भी मैं आपको बताती हूँ, समझ लो पहले एक मिनट। अब देखो, ये हो गया जंक्शन का बच्चों। अब बात करते हैं किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ के लिए हमें एक लूप कंसीडर करना है। जो मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट बातें, इसको नोट डाउन करते चलिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के एस्पेक्ट से।
तो अभी देखो यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, एक लूप कंसीडर करना है। तो मैं लूप कंसीडर करती हूँ, मान लो मैंने ABEF ऐसा लूप कंसीडर किया। कौन सा? ABEF। तो इस लूप के अंदर किरचॉफ्स का ABEF एंड अगेन A क्लोज लूप कंसीडर करना है। इसका मतलब F मतलब यहां तक ही आएगा, ये नहीं आएगा उसके अंदर। तो AB यहां से गए हम लोग, ABEF A, ये पूरा क्लोज पाथ, इसको हम लोग बोलेंगे वन लूप। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस है एंड जहां पे ईएमएफ है, उन सब का एडिशन क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर एंट्रेंस में भी बहुत बार सवाल होता है और इसको यूज करके हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हैं। तो इसके साइन कन्वेंशन जो है, कन्वेंशन एन चाहिए यहाँ पे, इसके जो साइन कन्वेंशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है देखो मैं बताती हूँ। अब देखो यहाँ पे हम एक डायरेक्शन में लूप ट्रैवल करेंगे, मतलब मान लो मैंने ABCF ये लिया है ना, तो मैं ऐसे जाऊंगी। देखो ए से मैं कहा जाऊंगी? B की तरफ। एक मिनट, ये थोड़ा नीचे लेते हैं क्योंकि यहाँ सिंबल्स भी दिए। मैं A से कहा जाऊंगी B की तरफ, B के बाद में टर्न लूंगी कहाँ? E की तरफ, E के बाद में टर्न लूंगी कहाँ? F की तरफ, F के बाद में टर्न लूंगी कहाँ? वापिस A की तरफ। ठीक है, ABEF A ऐसे मैंने टर्न लिया। अब देखो यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है। मान लो यहाँ लोड दिया है रेजिस्टेंस, वहां से आप जा रहे हो। मान लो हम दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। दोनों फ्रेंड्स जब हम साथ में चलते हैं तो साथ में चलते चलते क्या होता है? झगड़ा होता है। झगड़ा हो गया मतलब निगेटिव हो गया, है ना। पहले हम बहुत पॉजिटिव थे, पहले फ्रेंड्स थे, साथ में चल रहे थे, साथ में चलते चलते झगड़ा हो गया, फिर निगेटिव हो गई। ये बात याद रखो। देखो तो यहाँ पे हम मतलब ये पाथ है और ये I1 मतलब हमारा फ्रेंड है। हम दोनों साथ में चल रहे, दोनों साथ में चल रहे। जहां हम साथ में चल रहे वहां पे हम निगेटिव हो गए, मतलब यहाँ पे हम लेंगे माइनस। तो यहाँ हम माइनस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो। I1 जिस डायरेक्शन में हम चल रहे उसी डायरेक्शन में करंट है तो निगेटिव। समझ आया? जिस डायरेक्शन में हम चल रहे उसी डायरेक्शन में करंट है तो निगेटिव। अदरवाइज जिस डायरेक्शन में हम चल रहे अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा है तो पॉजिटिव। मतलब हम चल रहे, हमारे अपोजिट डायरेक्शन से हमारा एक फ्रेंड आ रहा है, हमने हैंडशेक किया, पॉजिटिव, हमारी हो गई। लेकिन हम साथ में चल रहे तो झगड़ा हो गया तो निगेटिव। ऐसे याद रखो, ठीक है। तो देखो हम साथ में चल रहे तो झगड़ा हो गया निगेटिव, बट अगर हम इधर से जा रहे, करंट उधर से आ रहे तो पॉजिटिव। किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए। आगे चलते हैं, यहां से R1 पास किया। अब आगे चलो, आगे देखो करंट I3 इस डायरेक्शन में जा रहा है, R2 और हम भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम यहां से गए ना, B के पास, E के पास गए, तो हम भी यहां से जा रहे हैं, करंट भी यहां से आ रहा है। इसका मतलब हम लेंगे निगेटिव वापस, I3 इंटू R2। सेम आगे जाने के बाद हम E से मोड़ लेने वाले इधर, तो हम इधर जा रहे हैं, I3 भी इधर जा रहा है। I3 नहीं, यहाँ पे कौन रहेगा? I1 ना। I3 और I2 दोनों मिला के I1, तो I1 और R3 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ माइनस I1 इंटू R3। एंड अब देखो, अब इसका क्या है, इसका क्या रोल है, इसके लिए क्या साइन कन्वेंशन है? देखो फॉर EMF के लिए साइन कन्वेंशन है, फॉर EMF अगर हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, उसमें अगर पहला निगेटिव टर्मिनल आता है तो हम लेंगे पॉजिटिव। या फिर ऐसे याद रखो, ये सारे निगेटिव है ना, ये सारे निगेटिव है तो हम EMF को पॉजिटिव। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम ये हो सकता है, इसमें कोई पॉजिटिव भी आ सकता है। वैसे मत याद रखो, मैं बताती हूँ। अगर हम इधर से जा रहे, यहाँ पहले कौन टकराया? निगेटिव। तो निगेटिव और ये अगर पहले टकराते हैं तो यहाँ पे हम लेंगे पॉजिटिव, और अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो हम लेते हैं निगेटिव। तो ये पहले निगेटिव आ रहा है तो हम इसका आंसर लेंगे पॉजिटिव प्लस E1। समझ आया? इन सब का सम क्या होता है? 0। समझ आया बच्चों? देखो अभी इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये लूप कंसीडर करती हूँ। आपको और एक एग्जांपल देती हूँ इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सीख लो, इसलिए मैंने बताया। मान लो मैंने यहाँ बैटरी लगाई ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये E2 है मान लो, ठीक है। देखो अब यहाँ से मैं पाथ कंसीडर करती हूँ। कौन सा लूप लेते हैं हम लोग? BCDEB, BCDEB,
अब देखो यहां से जाते वक्त हम ऐसे जाने वाले बी सी डी ई बी, ओके। बी और हम दोनों साथ में चल रहे, मतलब I2 माइनस रहेगा, -I2 इंटू R4। आगे यहां करंट इस डायरेक्शन में आएगा ना, I2 और हम साथ में चल रहे, I2 और हम साथ में चल रहे, तो पहले निगेटिव आएगा, निगेटिव I2 इंटू R5। आगे चलते चलते पहले अभी सेल आया, सेल का निगेटिव आ गया, मान लो यहाँ पॉजिटिव लेते हैं, उल्टा लगाती हूँ इस सेल को, मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ आपको समझने के लिए। मान लो पहले कौन आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां से हम लोग आए ना, तो यहाँ पहले कौन टकराया, पॉजिटिव, तो मैं इसको निगेटिव लूंगी, -E2, ठीक है, -E2, ये 2 है। आगे चलते चलते वापस हम यहाँ टर्न लेने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये करंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ इसको हम लेंगे पॉजिटिव, अपोजिट है ना, I3R2 इज इक्वल टू 0। समझ आया बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। हम और करंट साथ में चल रहे तो निगेटिव, और हम और करंट अपोजिट है तो पॉजिटिव। सेल का पहले निगेटिव आता है तो पॉजिटिव लेना है, सेल का पहले पॉजिटिव आता है तो निगेटिव लेना है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और भी डिटेल में पढ़ना है तो मेरा लेक्चर देखो, वीडियो लेक्चर में, उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। अब चलते हैं इसका स्टेटमेंट, तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट वही है, द अलजेब्रिक सम ऑफ, इसको कहा जाता है अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, एंड the algebraic sum of electromotive forces is always equal to 0 in a closed loop is 0। this is the Kirchhoff's law। दोनों लॉ है और दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात, ये क्या शो करता है, इससे ये शो होता है, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ये क्या, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैं बता रही हूँ एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन एमसीक्यूज के लिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस करता है, क्योंकि चार्ज कंजर्व हो रहे हैं, चार्ज यहाँ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहे हैं। और ये किसके ऊपर बेस करता है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर चार्ज नाइदर भी, एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड नॉट भी डिस्ट्रॉय, मतलब यहाँ पे हुआ क्या, एक एनर्जी का कन्वर्जन, बस ये सेल का कन्वर्जन। सेल ने क्या किया, इसने मान लो 10 वोल्ट दिया था, तो इसको 3 वोल्ट, इसको 4 वोल्ट, इसको 3 और 4 कितने हो गए 7, और इसको 3 वोल्ट ऐसे दे दिया। मतलब जितना ईएमएफ उसने दिया था उतना ही उस लोड के अक्रॉस ईएमएफ आएगा, ऐसे उसका मीनिंग है, समझ आया। जितना ईएमएफ, मतलब इसने 10 वोल्ट दिया था तो ये 3 लेगा, ये 4 लेगा, ये 3 लेगा, तीनों को मिला के 10 आना चाहिए। तो ये इसने लिया और ये इसने दिया, इसलिए वो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, समझ आया। तो ऐसे होता है। तो वेरी सिंपल बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, एक बार अंडरस्टैंड कर ले तो फिर बस ये याद रखो, वोल्टेज लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस करता है, और ये चार्ज के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर भी एमसीक्यूज बहुत बार पूछे गए। अभी मैं एमसीक्यूज लूंगी तो आपको समझ में आएगा ही। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, अभी इसके सारे डेरिवेशंस पूछे गए आज तक, वो मैं लेने वाली हूँ। बच्चों अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी इससे रिलेटेड सारे जितने भी सर्किट्स है, सारे सर्किट्स हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला सर्किट देखो, कौन सा, व्हिटस्टन ब्रिज का। बच्चों व्हिटस्टन ब्रिज, अगर आपको ये ब्लर दिखाई दे रहा है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मैंने पढ़े कि ये ब्लर दिख रहा है मैम, तो आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स, देखो अभी इतना टाइम नहीं है लिखने के लिए, तो मैं आपको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग है ना वीडियो लेक्चर्स में मैंने सब कुछ लिखा है, ये मैंने बोर्ड पे लिखा है, वहां बहुत क्लियर दिख रहा है। तो आप क्या करो, वीडियो लेक्चर्स पे जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट सर्च करो, प्लेलिस्ट के अंदर व्हिटस्टन नेटवर्क का जो टॉपिक है उसके अंदर ये सारे अवेलेबल है, तो वहां से आपको ये लिखते आएगा, बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम पीडीएफ सेंड करो, पीडीएफ मैंने लिखा नहीं है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो पीडीएफ भी मैं अगर इसका सेंड करती हूँ ना तो ये ब्लर ही दिखेगा। सो इट्स बेटर कि आप क्या करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो प्लेलिस्ट सर्च करो चैनल पे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये एज इट इज लिखा हुआ मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे व्हिटस्टन नेटवर्क एक्चुअली यूज क्यों किया जाता है, उसको हम लोग अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं व्हिटस्टन नेटवर्क को। तो व्हिटस्टन नेटवर्क कुछ ऐसे होता है, इसमें 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं, देखो 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं, इसको हमने नाम दिया है P, इसको मैंने नाम दिया है Q, इसको मैंने नाम दिया R, इसको मैंने नाम दिया S।
यहाँ से हमने कुछ करंट सेंड किया है, ठीक है। वो करंट दो पार्ट में यहाँ डिवाइड हो गया। मान लो I जितना करंट मैंने यहाँ पे सेंड किया, वो I जितना करंट इधर I1 जितना गया और इधर यहाँ पे देखो ये I2 जितना करंट यहाँ पास हुआ। वो करंट आगे जाके यहाँ से स्प्लिट हो गया, यहाँ कुछ करंट गया IG जितना। इसके दोनों के यहाँ दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, गैल्वानोमीटर, जिसको भी कुछ रेजिस्टेंस है। तो ये IG जितना करंट यहाँ से पास हुआ, ठीक है। यहाँ से मान लो ये I1 आ रहा है, तो I1 में से IG चला गया तो यहाँ पे बचा हुआ करंट आएगा I1 माइनस IG। वो I1 माइनस IG इधर से आएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, फिर वो यहाँ से कितना आया I2 और यहाँ से I2 आया, यहाँ से वो बनेगा I2 प्लस IG, क्योंकि ये दोनों कंबाइन हो रहे इस जंक्शन पे, ये दोनों सेपरेट हो रहे इस जंक्शन पे। तो ये आगे जाने के बाद वापिस वो I जितना करंट पास होगा और यही करंट सर्किट में से पास होगा। यहाँ पे हमने बैटरी लगाई है, सेल लगाया E, यहाँ पे की लगाई है करंट पास करने के लिए, यहाँ से करंट पास हो रहा है, I जितना करंट यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। ये एक रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट है, ये एक रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट है, ये एक रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट है, ये एक रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट है। ऐसे चार रेजिस्टेंसेस और उनके बीच में बैलेंस कंडीशन, जैसे अपना वेइंग बैलेंस होता है वैसे बैलेंस करने के लिए गैल्वानोमीटर होता है। अब यहाँ पे ये जो चार रेजिस्टेंसेस है उनको हम ऐसे बैलेंस करते हैं बच्चों, इसमें से एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है, तो उस रेजिस्टर को हम चेंज करके ऐसे बैलेंस करते हैं ताकि ये गैल्वानोमीटर के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए, मतलब गैल्वानोमीटर कहीं पे भी नहीं जाए। अगर मान लो जैसे बैलेंस कंडीशन हमारा वेइंग बैलेंस होता है, तो हम क्या करते हैं, उस वेइंग बैलेंस में हम लोग एक साइड में मेजरमेंट रखते हैं, मतलब मास रखते हैं 1 kg 2 kg का, और दूसरी साइड में सब्जी रखते हैं। तो वो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड का, यहाँ 1 kg है तो हम ज्यादा रहा तो उसके अंदर हम सब्जी डालते जाएंगे, नहीं सॉरी, अगर इस साइड का मास ज्यादा है तो सब्जी घटाते जाएंगे, अगर इस साइड का मास कम है तो सब्जी डालते जाएंगे। मतलब क्या, हम सब्जी चेंज कर रहे है ना, मतलब उसका मेजरमेंट चेंज कर रहे। उसी तरह यहाँ रेजिस्टेंस का है, अगर इस साइड का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस साइड का रेजिस्टेंस कम है तो हम इधर का बढ़ा देंगे। ऐसे करते 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 हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। मतलब B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल, जब दोनों पोटेंशियल बैलेंस हो जाए तो ये यहाँ पे गैल्वानोमीटर कहाँ रहेगा, जीरो पे, मतलब सेंटर में रहेगा। कुछ इस प्रकार ये सर्किट वर्क करता है और इसी का यूज करके फिर हम लोग इसकी बैलेंस कंडीशन देखते हैं। वो बैलेंस कंडीशन हमें यहाँ ढूंढने के लिए बोला है। बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है बच्चों, वो बैलेंसिंग कंडीशन होती है, अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो मैं बता दूं, P/Q इज इक्वल टू S/R। ये बैलेंसिंग कंडीशन है। क्या, P, ये ऊपर की वैल्यू का रेशो लो, नीचे की वैल्यू का रेशो लो, दोनों को इक्वेट करो। P/Q इज इक्वल टू S/R। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये चैप्टर में जितना भी मैं आपको बताने वाली हूँ सारे सर्किट्स डायग्राम पे डिपेंड कर रहे हैं, तो आप लोग इसकी डायग्राम्स बहुत अच्छे से लर्न करोगे हर एक सर्किट की। और अगर आप डायग्राम का कंस्ट्रक्शन भी लिख के आते हो ना बच्चों, यकीन मानो इसमें आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि डेरिवेशंस बहुत कम है। डेरिवेशंस कम है, सर्किट डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एल्गोरिदम मैंने यहीं पे दे दिया है बच्चों। पहला पॉइंट है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्रॉ द डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रॉ द डायग्राम। ठीक से दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ ना उसको ठीक से कॉन्सेंट्रेट करो। फिर हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, मतलब क्या क्या कहाँ कनेक्ट किया है। फिर हम क्या लिखेंगे, वर्किंग, मतलब क्या किया, जैसे कि मैंने करंट का आपको एक्सप्लेन किया। और देन हमारा टारगेट यहाँ कौन है, ये हमारा टारगेट है कौन, P/Q इज इक्वल टू S/R। ऐसे कुछ आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। किरचॉफ्स का लॉ यहाँ पे हमें यूज करना है, तो उस प्रकार। तो बैलेंसिंग कंडीशन मैंने यहाँ पे भी देख रखी, ये बैलेंसिंग कंडीशन लानी P/Q इज इक्वल टू S/R। तो चलते हैं बच्चों कंस्ट्रक्शन की तरफ। देखो हमने क्या किया, 4 रेजिस्टेंसेस लिए P, Q, R, S। तो हम लोग लिखेंगे कंसीडर 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S, ठीक है, कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। उसको हमें ऐसे कनेक्ट करना है, पहले तो डायग्राम निकालना ही पड़ेगा आपको। कंसीडर 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। फिर हमने क्या किया बच्चों, B एंड D के बीच में गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया, तो वो लिखो, इन बिटवीन B एंड D पॉइंट गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड, गॉट इट। उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट A एंड C के बीच में सेल कनेक्ट की, पॉइंट A यहाँ पे है एंड C यहाँ पे है, इन बिटवीन A एंड C सेल इज कनेक्टेड। ओके, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। कंसीडर 4 रेजिस्टेंसेस, ओके, कनेक्टेड एज शोन इन फिगर,
in between point B and D galvanometer is connected, in between point A and C cell is connected. Got it? ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब चलते वर्किंग की तरफ। वर्किंग के अंदर हमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा व्हेन की इज क्लोज्ड। यहाँ पे की हमने क्लोज की, ये है हमारी की, तो इस की को हमने क्लोज किया। व्हेन की इज क्लोज्ड तो करंट फ्लो होगा। करंट कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ से आई जितना करंट फ्लो हो रहा है। व्हेन की इज क्लोज्ड देन करंट आई फ्लोज थ्रू द सर्किट। ये हमारा पहला पॉइंट है। ये करंट आई यहाँ पे दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, I1 प्लस I2, वो हम लोग आगे लिखेंगे। देयरफॉर करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। गॉट इट? अब देखो बैलेंसिंग कंडीशन है बच्चों। मैंने क्या बताया, बैलेंसिंग कंडीशन मतलब गैल्वानोमीटर क्या कर रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अगर गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है इसका मतलब उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ IG क्या है, जीरो। ठीक है, तो बैलेंसिंग कंडीशन, ड्यू टू बैलेंस कंडीशन करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वानोमीटर इज जीरो। बैलेंस कंडीशन होने की वजह से मतलब यहाँ दोनों साइड में पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल सेम रहेगा तो विंग बैलेंस हिलेगा क्या, नहीं, वेव बैलेंस दोनों साइड से बैलेंस रहेगा, तो यहाँ करंट क्या बनेगा, जीरो। इसका मतलब ड्यू टू बैलेंसिंग कंडीशन IG इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। किरचॉफ्स लॉ पहले हम दो सर्किट्स के लिए, दो लूप्स के लिए यूज करेंगे बच्चों। कौन सा ABDA, इसके लिए पहले किरचॉफ्स लॉ यूज करो। एंड उसके बाद दूसरा लूप कौन सा है, BCDB, ये दो लूप्स, वन लूप एंड सेकेंड लूप, दोनों के लिए किरचॉफ्स लॉ यूज करो। मैंने क्या बताया, हम साथ में चल रहे तो निगेटिव, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे तो पॉजिटिव। चलो यहां से चलते ए से हम साथ में चल रहे हैं, I1 भी हमारे साथ में चल रहा है, तो हम लिखेंगे माइनस I1 इंटू P। देखो ये P है, माइनस I1 इंटू P। आगे चलते चलते हम फिर यहाँ मोड़ लेंगे, यहाँ करंट इस डायरेक्शन में, हम भी उसी डायरेक्शन में, तो आएगा माइनस IG इंटू G। रेजिस्टेंस यहाँ का वो लिखो। उसके बाद आगे देखो, आगे यहाँ से हमने इधर मोड़ लिया, अब हम इधर जा रहे हैं, करंट इधर जा रहा है, हैंड शेक करो मतलब पॉजिटिव, I2 इंटू S इज इक्वल टू जीरो। पहला किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया। अब देखो यहाँ माइनस I1 इंटू P प्लस, अब ये IG जीरो है ना बच्चों, IG जीरो है तो ये टर्म आएगी नहीं, आएगी कौन सी, I2 इंटू S इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि IG क्या है यहाँ पे, जीरो है। ठीक है, उसके बाद ये जो टर्म है उसको उधर शिफ्ट करो, ये माइनस उस साइड जाके प्लस बनेगा, मतलब I1 इंटू P इज इक्वल टू क्या बनेगा, I2 इंटू S। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर है सबको? थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा तो बच्चों मैं पढ़ के बता रही हूँ, टाइम नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि मुझे मैक्सिमम चैप्टर्स कवर करके देने हैं, मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वन शॉट हो जाए जल्दी से जल्दी, ताकि आपको पढ़ाई करने के लिए बहुत आसानी रहे और फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा जाए, यही मेरी विश है बच्चों, इसलिए ट्राई चल रहा है। तो देखो अभी ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब हम चलते हैं इस लूप की तरफ। ये लूप कौन सा है, BCDB। वापस वहां पे हमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है। कंसीडर अ लूप BCDB, वो लूप कंसीडर किया, वहां पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया। अब देखो यहां से हम चले, यहां से B से चले, जिधर हम जा रहे हैं उधर करंट जा रहा है, तो I1 माइनस IG को माइनस साइन देना पड़ेगा। करंट कितना है, I1 माइनस IG इंटू Q, तो माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस I1 माइनस IG इंटू Q। ठीक है, प्लस यहाँ पे अभी प्लस आया, देखो क्योंकि हम इधर जा रहे हैं, यहां से इधर घूमेंगे, यहां आ रहे हैं और करंट इधर जा रहा है। यहाँ का करंट कितना है, I2 प्लस IG, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस I2 प्लस IG। ठीक है, इंटू क्या है R प्लस, अभी आगे वापस प्लस है क्योंकि आगे भी देखो हम इधर जा रहे हैं, यहां से हम इधर जा रहे हैं और करंट इधर जा रहा है, तो हम इधर, करंट इधर, अपोजिट। ये कितना है, IG इंटू G, तो लिखो यहाँ पे प्लस IG इंटू G इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे वापस IG कितना है, इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो है, इसका मतलब ये टर्म जीरो बन गई, ये टर्म जीरो बन गई, ये भी टर्म जीरो बन गई। बचा क्या, माइनस I1 इंटू क्यू प्लस ये कितना है, I2 इंटू R इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये इसको उस साइड शिफ्ट करो, उस साइड शिफ्ट करने के बाद I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I2 इंटू R, दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
बच्चों आगे का पार्ट बहुत ही सिंपल हो गया। हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड कर दो। देखो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2, दोनों को डिवाइड करो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get I1 into P divided by I1 into Q is equal to I2 into S divided by I2 into R। तो I2 कैंसल, I1 कैंसल, P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R। बच्चों यही बैलेंस कंडीशन हमें प्रूव करनी थी, ये हमारा टारगेट था। बहुत सिंपल। अगर डायग्राम आपने अच्छे से ड्रॉ किया, उसके ऊपर से आप इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। समझ आए? जल्दी से आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर यहाँ से आपको ब्लर दिख रहा है, मैं बार बार बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मोबाइल में ये ब्लर दिखता है, तो वो अपने प्लेलिस्ट में से इसको लिखेंगे, ठीक है। देन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो सर्किट है उसका नाम है मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज का ही यूज करके हम केल्विन्स मेथड स्टडी करते हैं। तो इन्होंने कब पूछा है? 2008 में। 2008 में बस इसका डायग्राम पूछा था, सर्किट डायग्राम पूछा था। ड्रॉ अ नीट लेबल सर्किट डायग्राम टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर यूजिंग केल्विन्स मेथड। केल्विन्स मेथड का यूज करके आपको सर्किट डायग्राम। बच्चों एक बात बताओ, केल्विन्स मेथड व्हिटस्टन ब्रिज ही होता है। कैसे? देखो मैं बताती हूँ। एक्चुअली आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा। एक ऐसी बड़ी सी स्केल होती है, एक वुडन बॉक्स होता है, उस वुडन बॉक्स के ऊपर एक बड़ी सी स्केल होती है जो 1 मीटर की होती है, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर की स्केल होती है। उसके बाद उसको ऐसे एल शेप की प्लेट्स होती है, ये एक प्लेट एंड ये दूसरी एल शेप, ये दो एल शेप की प्लेट्स के अंदर ये एक प्लेट होती है। वो दो गैप्स होते हैं उसके अंदर, एक लेफ्ट गैप एंड दूसरा राइट गैप। बच्चों इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एंट्रेंस में भी। ये दो गैप्स के बीच में, एक गैप में हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं एंड दूसरे गैप में हम रेजिस्टेंस का बड़ा सा बॉक्स लगाते हैं, जिसको ऐसी कीज होती है ब्लैक कलर की, जो कीज को हम निकाल सकते हैं, उसे रेजिस्टेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा सा बॉक्स हम इसके साइड में लगाते हैं, राइट गैप में, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। तो ये केल्विन्स मेथड में यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। बट अगर आप मीटर ब्रिज देखोगे तो यहाँ भी एक रेजिस्टर होता है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टर होता है। फिर ये बीच का जो पॉइंट है बी पॉइंट से हम लोग एक जॉकी लगाते हैं। जॉकी मतलब इसी पेन के टाइप के एक ऐसा डिवाइस होता है, जिसको हम वायर के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स को ऐसे टच करते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर हमें क्या दिखाएगा? 0 रीडिंग दिखाएगा। ऐसे हम उसको सिलेक्ट करते हैं। फिर एक पॉइंट पे, कौन से तो भी एक पॉइंट पे हमें गैल्वेनोमीटर का फिक्स रीडिंग मिलता है। वो फिक्स रीडिंग के वहां पे हम वायर की लेंथ मेजर करते हैं। वायर की इस साइड की लेंथ, जो जी की साइड की लेंथ होती है उसको हम LG बोलते हैं, और जो R की साइड की लेंथ होती है उसको हम LR बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, मैं बता दूं, ये A to C जो है लेंथ कितनी होती है? दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब LG प्लस LR हमेशा आपको कितना मिलेगा? 100 सेंटीमीटर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चंस में दिया नहीं रहता, आपको डायरेक्टली कंसीडर करना है। LG प्लस LR इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब LR इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 100 माइनस LG मिलेगा। वो हमेशा आपको एक तो LG देंगे, नहीं तो LR देंगे, उसके ऊपर से आपको इसको निकालना है। तो LR इज इक्वल टू क्या होगा? 100 माइनस, मतलब अगर मान लो LG आपका 60 आए तो आपको ऑटोमेटिकली LR 40 लेना है। 60 प्लस 40 100 सेंटीमीटर। अगर मान लो LG आपका 50 है तो LR भी 50 है, ठीक है। LG आपका 30 है तो LR 70 है, ऐसे उसका मीनिंग है। दोनों का एडिशन 100 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो उन्होंने ये बस डायग्राम पूछा था, कब? 2008 में। एंड देन उसके बाद स्क्रीनशॉट निकालो, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लो। उसके बाद मार्च 2009 में एंड मार्च 2016 में, दोनों ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या? इसका एक्सप्लेनेशन डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन भी करो, बैलेंस कंडीशन डिटरमाइन करो। डिस्क्राइब केल्विन्स मेथड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का यूज करके गैल्वेनोमीटर
केल्विन्स मेथड। बच्चों केल्विन्स मेथड में डिफरेंस क्या है पता है क्या, मैं बताऊंगी आपको, आगे देखो, एक मिनट में बता ही देती हूँ। ये मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज में लेफ्ट गैप में राइट गैप में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं हम, यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगाते हैं और गैल्वानोमीटर यहाँ कनेक्ट होता है मीटर ब्रिज में। बट केल्विन्स मेथड में यहाँ गैल्वानोमीटर कनेक्ट नहीं होता, गैल्वानोमीटर डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली यूज क्यों किया जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर डिटरमाइन करने के लिए केल्विन्स मेथड का यूज है, याद रखो। केल्विन्स मेथड इज यूज टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, ठीक है। एंड मीटर ब्रिज का काम क्या है, मीटर ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। मीटर ब्रिज का एंड व्हिटस्टन ब्रिज का दोनों का काम सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी ये भी सेम उसके जैसा ही वर्क करता है, बैलेंस कंडीशन सेम मिल रही है, जैसे कि वहां P अपॉन क्यू इज इक्वल टू एस अपॉन आर मिला ना हमें व्हिटस्टन ब्रिज में, वैसे यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंसेस हैं और उसके सामने ये LG और LR भी तो रेजिस्टेंस ही है बच्चों, एक वायर एक रेजिस्टेंस होता है। तो इसका रेजिस्टेंस हम LG लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस हम LR लेते हैं, तो इसकी बैलेंस कंडीशन क्या मिलती है पता है, G अपॉन आर इज इक्वल टू LG अपॉन LR। देखो G अपॉन आर इज इक्वल टू LG अपॉन L, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैंने उसको हाईलाइट करके रखा है, ये अभी मैं पढ़ के बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ब्लर दिख रहा होगा तो जब मैं पढ़ती हूँ तो उसको ठीक से सुनो, और नहीं समझ आ रहा है तो उसको लिख लो, ठीक है। तो G अपॉन आर इज इक्वल टू LG अपॉन LR, तो R को इधर शिफ्ट किया तो ये हमें मिला। देखो बच्चों बैलेंस कंडीशन सेम, जैसे कि ये दोनों का डिवीजन मैंने बताया और ये दोनों का डिवीजन, तो यहाँ पे क्या है G, डायग्राम में दिख रहा है ना सबको, ये क्या है G मतलब रेजिस्टेंस, ये R इसका रेजिस्टेंस उसके सामने LG और इसके सामने LR, तो दोनों का रेजिस्टेंस लो, दोनों का रेशियो लो, मिल गया आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जैसे कि मैंने बताया उसको पॉइंट वाइज लिखना है। क्या करना है देखो, सिलेक्ट अ सुटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक सुटेबल रेजिस्टेंस सिलेक्ट करेंगे। मैं बताती हूँ इसका वर्किंग कैसा होता है। यहां से मान लो मैंने कुछ तो भी रेजिस्टेंस सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, की को क्लोज करेंगे। यहाँ की है, इस की को क्लोज करो तो इसमें से करंट पास होगा। करंट पास होने के बाद गैल्वानोमीटर विल शो सम रीडिंग, और वो रीडिंग को रेवोस्टैट को यूज करके, रेवोस्टैट कौन सा, ये वाला, ये रेवोस्टैट को यूज करके उस गैल्वानोमीटर को रीडिंग को हम लोग 2/3 पार्ट तक हमें लेके जाना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जॉकी को अलग अलग वायर की अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे और एक पॉइंट पर टच करने के बाद गैल्वानोमीटर हमें डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। मतलब इनिशियली मान लो मैंने टच किया, गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया, वापस टच किया, गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया, वापस टच किया, गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया। लेकिन एक पॉइंट मुझे ऐसा मिलेगा जहां पे गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, जीरो रीडिंग नहीं, फिक्स रीडिंग दिखाएगा। तो हमने टच किया, बाय टचिंग द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स हमें गैल्वानोमीटर नो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब फिक्स रीडिंग दिखाएगा। उस रीडिंग को हमें नोट डाउन करना है, मतलब वायर की लेंथ को हमें नोट डाउन करना है, LG एंड LR। तो यहाँ पे LG एंड LR हमने नोट डाउन किया, वही मान लो ये A पॉइंट एंड D पॉइंट, यहाँ पे हमें D एंड C पॉइंट, ये LG मिला, ये LR मिला, तो ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका रेजिस्टेंस है। बच्चों रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करने वाले, कौन सा, रो इंटू एल अपॉन ए। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको याद है, रो इज इक्वल टू होता है RA अपॉन L, तो उसी का यूज करके मैंने R का फॉर्मूला यहाँ पे निकाला है। देखो तो अभी आप ठीक से आपको पढ़ना है और उसी का यूज करके हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। देखो, सिलेक्ट अ सुटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, गॉट इट। By closing the key, send the current in the circuit. Hence, galvanometer shows some reading. Okay. Third point, rheostat is adjusted such that the galvanometer shows 2/3 reading. Okay. By touching the jockey at different points, find that point where the galvanometer shows no deflection. जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करना है और वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे गैल्वानोमीटर कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा। ओके, दैट मीन्स फिक्स रीडिंग। ऑब्जर्व द लेंथ LG एंड LR, वो पॉइंट के बाजू में इस साइड वाली लेंथ LG और उस साइड वाली लेंथ LR को मेजर करो। देन कैलकुलेशन क्या करना है, देखो, RAD एंड RDC be the resistances between AD and AC. Okay. नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू बैलेंस कंडीशन, G के सामने वाली RAD, R के सामने वाली RDC, दोनों का रेशो लो। G अपॉन R इज इक्वल टू RAD अपॉन RDC। RAD का फॉर्मूला पुट करेंगे रो L अपॉन A, मतलब रो इंटू LG अपॉन A।
सिमिलरली एरिया का ए, सिमिलरली रो इंटू एल आर, इसके सामने वाली लेंथ है, बस लेंथ चेंज हुई, एरिया तो चेंज नहीं है, वायर फिक्स है ना। एरिया तो यहाँ रो रो कैंसल, ए कैंसल, बचता है एल जी अपॉन एल आर। सो जी अपॉन आर इज इक्वल टू एल जी अपॉन एल आर को इधर शिफ्ट करो, जी इज इक्वल टू एल जी अपॉन एल आर इंटू आर। सिमिलरली जी इज इक्वल टू एल जी अपॉन, मैंने क्या बताया, ये एल जी प्लस एल आर कितना होता है, एल जी प्लस एल आर होता है 100, एल जी प्लस एल आर इज इक्वल टू 100, ठीक है। सिमिलरली एल आर इज इक्वल टू क्या होता है 100 माइनस एल जी, ठीक है। तो यहाँ मैंने एल आर की जगह पे 100 माइनस एल जी पुट किया, इंटू आर चाहिए, सॉरी हाँ बच्चों, यहाँ पे क्या चाहिए आर, इंटू आर विल बी एज इट इज, ठीक है। तो ये रहा हमारा कौन सा, दिस इज नथिंग बट द केल्विन्स मेथड। तो केल्विन्स मेथड का यूज करके ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे केल्विन्स मेथड टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। गैल्वेनोमीटर जी हमें निकालना था ना, तो जी इज इक्वल टू कैसे निकालोगे आप, लेंथ आपको पता है एल जी अपॉन एल आर इंटू आर, जी इज इक्वल टू, आपने किया होगा ये प्रैक्टिकल, एक्चुअली ये सारे प्रैक्टिकल्स है बच्चों। तो ये सारे प्रैक्टिकल्स का यूज करके हमें यहाँ पे एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको ऐसे ही सर्किट्स मिलेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अभी ऐसा ही सवाल मीटर ब्रिज के ऊपर पूछा जाता है, तो अभी हम लोग मीटर ब्रिज का देखते हैं। एक्सप्लेन विथ नीट सर्किट डायग्राम हाउ विल यू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस एक्स बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। गैल्वेनोमीटर मतलब केल्विन्स मेथड में हम गैल्वेनोमीटर का अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, एंड मीटर ब्रिज के अंदर जैसे विस्टन ब्रिज का अननोन रेजिस्टेंस, वैसे यहाँ पे भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो एल्गोरिदम मैंने यहीं पे बना के दिया है आपको। सबसे पहले आप क्या करोगे, डायग्राम निकालोगे, डायग्राम के बाद उसका कंस्ट्रक्शन लिखोगे, मैं बताती हूँ कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। फिर हम वर्किंग लिखेंगे, वर्किंग में हम लोग पहले बैलेंस कंडीशन लिखेंगे, देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालेंगे। अभी मैंने बताया ना रो का फॉर्मूला आर ए अपॉन एल, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, देन फाइनली हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। बैलेंस कंडीशन सबकी सेम है, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर, वही फॉर्मूला। बस देखो यहाँ पे क्या चेंज है, मीटर ब्रिज, जैसे कि मैंने बताया ये मीटर ब्रिज के यहाँ पे ये वायर कितनी होती है, दिस वायर इज ऑफ 100 सेंटीमीटर, ये वायर कितनी होती है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस साइड में हम एल एक्स लेते हैं, इस साइड में हम एल आर लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखो, हमने ए बी एक वायर ली है, ठीक है, ए बी एक वायर ली है जो कि कितनी है 100 सेंटीमीटर की है। उस वायर के ए पॉइंट से हमने एक सेल कनेक्ट किया, फिर हमने एक की कनेक्ट की, एंड देन एक रेहोस्टैट कनेक्ट किया करंट चेंज करने के लिए, ठीक है, जो कि ये आर, हमने इसको आर एच से डिनोट किया तो भी चलेगा, ये के, ये सेल ई। फिर हमने इस ए पॉइंट से एक एल शेप की स्ट्रिप लगाई है, ठीक है, फिर वहाँ पे भी ये एक एल शेप की स्ट्रिप लगाई है। उस एल शेप की स्ट्रिप के बीच में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, जो सी पॉइंट पे हमने क्या लगाया, एक गैल्वेनोमीटर लगाया। अब गैल्वेनोमीटर की प्लेस चेंज हो गई और उसके आगे जॉकी लगाई, जो कि हम डी पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस साइड का डिस्टेंस और यहाँ से इस साइड का डिस्टेंस हमने लिया एल एक्स एल आर। फिर यहाँ दो गैप से, एक लेफ्ट गैप है एक राइट गैप है। लेफ्ट गैप के अंदर हमने एक एस एक्स नाम का रेजिस्टेंस जो कि अननोन रेजिस्टेंस लगाया है, और राइट गैप के अंदर हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जिसकी वैल्यू हमें पता रहेगी, इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस बॉक्स। ऐसे कुछ इसका इस कंस्ट्रक्शन है, ऐसा ही कंस्ट्रक्शन आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। देखो मैं पढ़ के बताती हूँ कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किया हम लोगों ने। कंसीडर अ वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर ऑफ मीटर ब्रिज, ठीक है, मैं पढ़ के बता रही हूँ, अगर ब्लर दिख रहा है तो वीडियोस में जाके देखो। कंसीडर अ वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर ऑफ मीटर ब्रिज, it having 2 L strips and in between that one horizontal strip which is having left gap and right gap। दो L स्ट्रिप्स है, उनके अंदर एक लेफ्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है जो दो गैप बना रही है, लेफ्ट गैप एंड राइट गैप। इन LG मतलब लेफ्ट गैप अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एंड इन राइट गैप नोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, ओके। उसके बाद इन बिटवीन पॉइंट A एंड B सेल E इज कनेक्टेड, A एंड B के बीच में हमने E सेल कनेक्ट की है। From point C, one terminal of galvanometer is connected and other terminal of galvanometer is connected to jockey। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद consider resistance of point A and D is RAD। A and D का बीच का जो रेजिस्टेंस है वो RAD रहेगा और इसके बीच का रेजिस्टेंस है वो जो RDB रहेगा या फिर RBD, एंड रेजिस्टेंस ऑफ पॉइंट B and D is RBD। ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन।
अब वर्किंग बच्चों सेम है, क्या करना है, यहां से एक नोन रेजिस्टेंस निकालना है। वो नोन रेजिस्टेंस निकालने के बाद गैल्वेनोमीटर की कनेक्ट करने के बाद उसमें से करंट फ्लो होगा और गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ रीडिंग दिखाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जॉकी को कनेक्ट करेंगे, टच करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, वायर के ऊपर। जिस पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर ने 0 रीडिंग दिखा दिया वो पॉइंट पे रुक जाना है और वहां से इस साइड की लेंथ मेजर करनी है, इस साइड की लेंथ मेजर करनी है, जिसको हम LX एंड LR नाम देते हैं। X के सामने वाली LX, R के सामने वाली LR। तो ये दो रेजिस्टेंसेस बन गए जिसका नाम है RAD एंड RDB। फिर दोनों की बैलेंस कंडीशन अप्लाई करो, X अपॉन RAD, X अपॉन R, इन दोनों को रेशो में लेते हैं ना हम लोग। X अपॉन R इज इक्वल टू RAD अपॉन RDB और दोनों के R की वैल्यू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूज करके पुट कर दो। देखो आगे मैंने बताया है, यहाँ पे देखो वर्किंग। पहले सिलेक्ट सुटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, जो मैंने बताया बस उसको पॉइंट वाइज लिख के दिया है। व्हेन की इज क्लोज देन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट देन गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड। की क्लोज करने के बाद करंट फ्लो होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। By touching the jockey at different points of the wire, identify the zero deflection of galvanometer. Okay, and according to balance condition, X upon R is equal to क्या बनेगा, RAD upon RDB. अब हम लोग लिखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, जो आपको 9th-10th में भी था, वही फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। रो इज इक्वल टू होता है RA अपॉन L। तो यहाँ से R की वैल्यू L को इधर शिफ्ट करो, रो इंटू L अपॉन A बनेगी। RAD के लिए रो इंटू, यहाँ पे क्या बनेगा, रो इंटू LX अपॉन A बनेगा एंड RBD के लिए रो इंटू LR अपॉन A बनेगा। जस्ट लाइक केल्विन्स मेथड वैसे ही है। पुट इन इक्वेशन 1, इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन 1, तो इस इक्वेशन के अंदर इसको पुट करो। X अपॉन R यहाँ पे एज इट इज रहेंगे, रो इंटू LX डिवाइड बाय A डिवाइड बाय रो इंटू LR डिवाइड बाय A। अब ये वर्ड खाने लगा है, उसको भूख लगी है ना, मुझे भी भूख लगी है। तो LX अपॉन LR रहेगा, रो कैंसिल होगा, एरिया कैंसिल होगा। तो यहाँ पे X अपॉन R इज इक्वल टू LX अपॉन LR, ये हमें मिलती है बैलेंस कंडीशन। यही तो हमें चाहिए थी। इसको ही हम लोग R को इधर शिफ्ट कर दो, R को मैंने इधर शिफ्ट किया तो X इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, LX डिवाइड बाय LR इंटू, अरे यार R, ठीक है। तो X इज इक्वल टू क्या बनेगा, LX डिवाइड बाय 100 माइनस LX डिवाइड बाय R, ठीक है। ये मुझे मिलता है X। मैंने 100 माइनस LX कैसे किया समझ आया ना। LX अपॉन LR कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर की। ये वायर हमेशा ये रहेगी 100 सेंटीमीटर। तो LX प्लस LR इज इक्वल टू 100, इसका मतलब LR इज इक्वल टू 100 माइनस LX, 100 माइनस LX, ऐसे उसका आंसर है। जल्दी से इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोनों भी इंपॉर्टेंट है, दोनों अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर क्या पूछा गया था जुलाई 2009 में। अब ये ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं बच्चों। किरचॉफ सेकेंड लॉ पूछा था, फॉर अ क्लोज सर्किट हाउ विल यू मिनिमाइज द एरर इन केल्विन्स मेथड। उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा अलग से पूछा है, केल्विन्स मेथड को एंड किरचॉफ्स लॉ दोनों को कंबाइन करके ये सवाल पूछा था। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वो ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे मान लो केल्विन्स मेथड में कुछ एरर्स आ रही है, उनको मिनिमाइज करना है। तो वो मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो यहाँ पे बताया है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर को हमें ऐसे एडजस्ट करना है ताकि हमें नल पॉइंट अराउंड मिडल 1/3 ऑफ द वायर मिल जाए, मतलब 34 एंड 66 सेंटीमीटर के बीच में हमें नल पॉइंट मिल जाए। ऐसे हमें कुछ आर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये पहला, सो दैट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ LX एंड LR कैन बी मिनिमाइज्ड एंड नियरली द सेम, ठीक है। मतलब द वैल्यू ऑफ R इज सो एडजस्टेड दैट द नल पॉइंट इज ऑब्टेन अराउंड मिडल 1/3 ऑफ द वायर। R को ऐसे सिलेक्ट करो ताकि हमें नल पॉइंट इज ऑब्टेन मिडल 1/3 ऑफ द वायर, सो दैट वी कैन मिनिमाइज द परसेंटेज एरर ऑफ LX एंड LR, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये है, सेकेंड मिनिमाइजेशन ये है कि एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो बार बार ताकि वैल्यू उसका जो एरर है उसको मिनिमाइज कर सके। मतलब रिपीट कैसे करना है, पहले आपने इस गैप में X लगाया था, इस गैप में R लगाया था ना। अभी आप क्या करो,
इंटरचेंज कर दो। ये आपने किया भी होगा प्रैक्टिकल में। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाओ, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओ। पहले आपने लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स, राइट गैप में गैल्वेनोमीटर लगाया था। अब आप लेफ्ट गैप में गैल्वेनोमीटर, राइट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओ और वापस सेम प्रोसीजर रिपीट करो। तो एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स एंड अननोन रेजिस्टेंस आर। ठीक है, उसके बाद द जॉकी शुड बी टैप। देखो जॉकी को ऐसे टैप करना है, लेजी स्टूडेंट के जैसे स्लाइड नहीं करना है ना। लेजीनेस हटा दो, जॉकी को टैप करो। नहीं तो आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे स्लाइड करते हैं, उससे आपको रीडिंग नहीं, हीट प्रोड्यूस होती है बच्चों, है ना। और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से रीडिंग आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो द जॉकी शुड बी टैप ऑन द हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होगा ऑन द वायर, नॉट स्लाइडेड। द जॉकी इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर देयर इज करंट थ्रू द सेंट्रल ब्रांच। दिस इज पॉसिबल ओनली बाय टैपिंग द जॉकी, नॉट बाय स्लाइडिंग। स्लाइडिंग करने से ये आपको पता नहीं चलेगा, टैप करने से पता चलेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से लर्न करने हैं, किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत करो। ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट उठाए, उसमें से आप इंपॉर्टेंट मत सर्च करो, ठीक है। नहीं तो वापस मैम यहाँ पे भी शॉर्ट कर दो, यहाँ पे शॉर्ट नहीं होगा बच्चों। ये इतना तो आपको करना ही है, A to Z, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं। देखो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द पोटेंशियोमीटर। बच्चों पोटेंशियोमीटर क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। पोटेंशियोमीटर एक बड़ी सी वायर होती है पोटेंशियोमीटर, जिसका यूज करके हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारा वोल्ट मीटर होता है वैसे ही पोटेंशियोमीटर, बट आपको बहुत एक्यूरेट रीडिंग चाहिए होगा तो हमें पोटेंशियोमीटर लेना पड़ता है। वोल्ट मीटर तो मैम वोल्ट मीटर क्यों यूज नहीं करते, पोटेंशियोमीटर क्यों नहीं यूज करते? वोल्ट मीटर से ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है, तो वोल्ट मीटर की बजाय हम पोटेंशियोमीटर क्यों नहीं यूज करते? बच्चों पोटेंशियोमीटर पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल नहीं है मतलब क्या, बहुत बड़ा है वो, उसको हर जगह कैरी करना पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है ना, तो हम पोटेंशियोमीटर यूज कर लेते हैं। वोल्ट मीटर नहीं तो काम चला लेते हैं, वोल्ट मीटर से ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलता। तो पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखो पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम लोग दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए हम दो मेथड्स यूज करते हैं, एक इंडिविजुअल मेथड एंड सम एंड डिफरेंस मेथड। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन उन्होंने पूछा था किसके ऊपर, सम एंड डिफरेंस मेथड के ऊपर, जो मार्च 2008 में ये सवाल आपको पूछा था। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं सम एंड डिफरेंस मेथड है क्या। वैसे तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है किसके अंदर, लेक्चर्स के अंदर सम एंड डिफरेंस मेथड क्या होती है बताया, वापस बता देती हूँ। सम मेथड में क्या होता है, देखो यहाँ पे दो सेल्स हम लोग लेते हैं। सम मेथड के अंदर, डिफरेंस मेथड के अंदर हम दो सेल्स लेंगे। एक सेल उसका निगेटिव दूसरी सेल के पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे, E1 एंड E2। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, नेट सेल का ईएमएफ क्या मिलेगा, E1 प्लस E2। इसको कहा जाता है सम मेथड। एंड डिफरेंस मेथड मतलब क्या, देखो डिफरेंस मेथड मतलब, डिफरेंस मेथड एक तो इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल E1 इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल E2, ओके, E1 एंड E2। सिमिलरली डिफरेंस मेथड में क्या है, देखो डिफरेंस मेथड में ये E1 सेल है तो इसका निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को कनेक्ट होगा, मतलब E1 E2 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया डिफरेंस। इसको और तरीके से, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के लिए, निगेटिव निगेटिव एक दूसरे के लिए, है ना मतलब ये E1 ये E2, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के लिए, सॉरी यहाँ निगेटिव है मैम, निगेटिव निगेटिव एक दूसरे के लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के लिए। तो इसको हम कहेंगे, एक मिनट है बच्चों, मीनाक्षी मैम ने और एक गलती कर दी, यहाँ पे E1 होना चाहिए, E1 E2, यहाँ पे क्या करेंगे फिर E1 माइनस E2। इस केस में E1 शुड बी ग्रेटर देन E2 होना चाहिए, और अगर आप E2 माइनस E1 लेते हो इसका मतलब E2 शुड बी ग्रेटर देन E1 होना चाहिए। इसको कहा जाता है डिफरेंस मेथड। तो सम एंड डिफरेंस मेथड का यूज करके हम लोग दो सेल का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, देखो इसी का यूज करके अभी हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को। चाहे तो आप इसके आंसर के पहले सम एंड डिफरेंस मेथड क्या है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इसी का यूज करके। अब हमने पोटेंशियोमीटर लिया, देखो डिस्क्राइब हाउ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय कॉम्बिनेशन मेथड। कॉम्बिनेशन मेथड बोला मतलब सम एंड डिफरेंस मेथड, ठीक है।
उसी को कॉम्बिनेशन मेथड कहते हैं, आइदर सम आइदर डिफरेंस। देखो तो हमने क्या किया है बच्चों, ये हमने वायर ली, कौन सी वायर ली, देखो यहाँ पे ठीक से देखो, ए से लेके यहाँ से ये इतनी बड़ी वायर, आपने देखा होगा एक वुडन बॉक्स है उसके ऊपर ऐसे वायर के बंच लगाए हैं, तो ये वायर हमने ली ए एंड बी, ठीक है। फिर ए बी के वायर के अंदर हमने ए पॉइंट से एक ये कॉम्बिनेशन लगाया, पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ पे हमने 4 की ली बच्चों, की 1, की 2, की 3, की 4। फिर हमने यहाँ से दूसरी सेल ली E2, फिर ये सेल को हमने यहाँ से कनेक्ट किया 4 को, फिर 2 को यहाँ से हमने निकाला गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को हमने आगे कनेक्ट किया जॉकी को, और जॉकी हम डिफरेंट पॉइंट पे टच करेंगे। फिर वापस हमने ए पॉइंट से एक और एक सेल लगाई जो कि हम सर्किट में से करंट पास करेंगे, और उसको आगे कनेक्ट किया की को, फिर रेहोस्टैट लगाया, अगर आपको करंट चेंज करना है सर्किट के अंदर तो रेहोस्टैट लगा दो, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग इसको, ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, अभी हमें ईएमएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, द ईएमएफ ऑफ सेल कैन बी कंपेयर्ड बाय यूजिंग सम एंड डिफरेंस मेथड एज शोन इन फिगर। ईएमएफ अगर कंपेयर करना है बाय यूजिंग सम एंड डिफरेंस मेथड, तो पहले डायग्राम निकालो, डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। एक्चुअली इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल, 2 ही स्टेप पे इसका डेरिवेशन है, बस इसको ठीक से लिखना है आपको। डायग्राम हो गया, पोटेंशियोमीटर का डायग्राम ऐसे ही आना चाहिए। उसके बाद द सर्किट फॉर दिस शुड बी कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, ऐसे हमें सर्किट करना है कनेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम K1 एंड K3, कौन सी K1 एंड K3, 2 कीज और कीज पहले कनेक्ट करो, कौन सी 1 एंड 3। K1 एंड K3 को अगर मैंने कनेक्ट किया तो सम मेथड एक्टिव होती है, और अगर मैं K2 एंड K4 मतलब इवन नंबर्स, इवन कीज को कनेक्ट करूं तो डिफरेंस मेथड एक्टिव होती है। तो देखो, when K1 and K3 is closed, then we get some method या फिर some mode is active, some mode is active. When K1 and K3 is connected, then some mode is active, some mode is active, ठीक है। some mode active होगा, उसके बाद द आइडेंटिफाई नल पॉइंट, तो सम मोड एक्टिव होने के बाद K1 K3 को कनेक्ट किया, ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के बाद गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया तो नेक्स्ट काम हमारा क्या है, जॉकी को टच करो और गैल्वेनोमीटर को 0 पे लाके रखो। देन हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द नल पॉइंट। नाउ व्हेन K1 एंड K3 आर क्लोज्ड, देन वी गेट द सम मोड इज एक्टिव, then identify null point, okay, then measure the length L1 which is between point A to null point। अब देखो, मान लो जॉकी को टच करने के बाद हमें इस पॉइंट के ऊपर, जॉकी को टच करने के बाद इस पॉइंट के यहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर का 0 रीडिंग मिल रहा है, मतलब नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो हम A से लेके इतनी लेंथ को मेजर करेंगे, उसको हमने नाम दिया L1, ठीक है। मेजर द लेंथ L1 विच इज बिटवीन पॉइंट A टू नल पॉइंट, ठीक है, ये नल पॉइंट है, इसे यहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन दिखाया, तो ये क्या बनेगा, ये सम मेथड है ना बच्चों, तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, KL1, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, KL1। ऐसा ही अभी हम किसके लिए करेंगे, अभी हम दोनों अलग इसके लिए, मतलब 2 केस के लिए। अब हम क्या कनेक्ट करेंगे, 2 एंड 4 को। Now when K2 and K4 are closed, then difference mode is active. Again identify the null deflection. Then measure the length L2 between A to null point. और उससे हमें फॉर्मूला मिलेगा E1 minus E2 is equal to K into L2, which is equation number 2. ठीक है। अब देखो, इन दोनों इक्वेशंस को अभी हम लोग डिवाइड करेंगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है, K into L1। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 करो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 वी गेट E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 माइनस E2, दोनों को डिवाइड करो, E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 माइनस E2 इज इक्वल टू क्या था, K इंटू L1 अपॉन K इंटू L2, K गेट कैंसल, तो हमें मिलेगा E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 माइनस E2, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, L1 अपॉन L2, बहुत बार इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, ओके। अब देखो, आगे इसको और भी सॉल्व किया है, आगे कैसे करना है, हमें यहाँ पे अप्लाई करना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। मतलब क्या, ये नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है इसको एक बार ऊपर प्लस करो, एक बार माइनस करो, मतलब
डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को एक बार प्लस करना है एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को एक बार माइनस करना है। तो E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2 दोनों को प्लस किया, E1 प्लस E2 माइनस E1, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा E2। तो यहाँ E2 कैंसिल होगा, E1 बचेगा 2E1। सिमिलरली E1 कैंसिल तो 2E2 बनेगा 2E2। तो 2 कैंसिल E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा सेम इधर भी L1 प्लस L2 L1 माइनस L2 कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो E1 अपॉन E2 ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू आगे जाके आपको न्यूमेरिकल्स भी दिखेंगे इस फॉर्मूले के ऊपर, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं L2। तो ये हमारा है फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, जल्दी से पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पोटेंशियोमीटर जहाँ पे कॉम्बिनेशन मेथड पूछा जाए तो आपका ऐसा डेरिवेशन आना चाहिए, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो मैंने बताया डेरिवेशन ज्यादा नहीं है, इसके अंदर सर्किट डायग्राम्स एक्सप्लेनेशन, सर्किट डायग्राम एक्सप्लेनेशन, ऐसे ही पॉइंट्स आपको ज्यादा मिलेंगे बच्चों। उसके बाद देखते हैं पोटेंशियोमीटर का इंडिविजुअल मेथड। ये था कॉम्बिनेशन मेथड, अब देखते हैं इंडिविजुअल मेथड का यूज करके ईएमएफ को कंपेयर करना। डिस्क्राइब हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय कनेक्टिंग देम सेपरेटली। इसकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों केसेस में। अब यहाँ पे देखो हमने वापस लिया पोटेंशियोमीटर, ए अभी यहाँ पे है, ए और ये बी दो पॉइंट्स है। दो पॉइंट्स के यहाँ से ये ए पॉइंट को हम हायर पोटेंशियल पे रखेंगे, बी पॉइंट को हम लोअर पोटेंशियल पे। कैसे? देखो सेल का पॉजिटिव हमने ए पॉइंट को कनेक्ट किया है, सेल का निगेटिव हमने बी पॉइंट को कनेक्ट किया है। फिर हमने इसके अंदर एक की कनेक्ट की, रेवोस्टैट कनेक्ट किया। ठीक है, फिर ए पॉइंट से ही हमने दो सेल्स कनेक्ट की, एक सेल है E1 एंड दूसरी सेल है E2। ठीक है, आगे हमने ये दोनों सेल्स को कंबाइन किया, दो कीज लगाई है, एक K1 एक K2। जब हमें E1 सेल को एक्टिव करना है तो K1 क्लोज करेंगे, E2 सेल को एक्टिव करना है तो K2 को क्लोज करेंगे। फिर आगे हमने गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया है, गैल्वानोमीटर को एज यूजुअल हमने जॉकी को कनेक्ट किया, जो कि टच करके नल डिफ्लेक्शन हमें देगी, मतलब गैल्वानोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन हमें देगी। चलते हैं अभी इसी को अच्छे से। हाँ अभी देखो, पहले वर्किंग भी समझ लो, फिर मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। हमने क्या किया, ए पॉइंट्स के E1 E2 कनेक्ट किया, फिर मैं पहले K1 को क्लोज करूंगी तो हमें गैल्वानोमीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, E1 सेल एक्टिव होगी। फिर गैल्वानोमीटर को जीरो पे लाने के लिए मैं जॉकी को टच करूंगी और उसकी लेंथ मेजर करूंगी। ओके, नल डिफ्लेक्शन के बाद जो लेंथ मुझे मिलेगी वो मैं मेजर करूंगी। उसके बाद मुझे फॉर्मूला मिलेगा E1 इज इक्वल टू KL1। ठीक है, फिर मैं अभी E2 को एक्टिव करना चाहती हूँ तो मैं K2 को क्लोज करूंगी। K2 को क्लोज करने के बाद वापस गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, फिर मैं जॉकी को टच करके जीरो डिफ्लेक्शन सर्च करूंगी, उससे मुझे क्या मिलेगा, E2 इज इक्वल टू K इंटू L2, लेंथ मेजर करोगी और उसको डिवाइड करके मुझे कंपेरिजन मिलेगा। देखो अभी इसी को हमें अच्छे से लिखना है, पहले हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग वर्किंग लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में देखो, फर्स्ट पोटेंशियोमीटर सर्किट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या है इसके अंदर सब कुछ लिख दो। पोटेंशियोमीटर सर्किट कंसिस्ट ऑफ सेल, ओके, की, देन रेहोस्टैट, इसको रेहोस्टैट करते, पॉइंट A of the wire is connected to the higher potential, point B of the wire is connected to the lower potential। ठीक है, उसके बाद the cell E1 and E2 whose EMF is to be compared should connect to the positive terminal of the wire। जिनका हमें EMF कंपेयर करना है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सेल्स आर कनेक्टेड टू द टू वे की, सेल्स को हमने आगे किसको कनेक्ट किया है, टू वे की, K1 एंड K2 को, देन टू वे की एंड देन आर टर्मिनल ऑफ गैल्वानोमीटर, वन टर्मिनल ऑफ गैल्वानोमीटर, यहाँ वन चाहिए, वन टर्मिनल ऑफ गैल्वानोमीटर एंड अदर टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू जॉकी। मतलब टू वे की को हमने किसको कनेक्ट किया, वन टर्मिनल ऑफ गैल्वानोमीटर को, एंड अदर टर्मिनल ऑफ गैल्वानोमीटर शुड कनेक्टेड टू जॉकी। ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई तो थोड़ा माफ कर दो बच्चों। उसके बाद देखो वर्किंग, वर्किंग में हमें क्या लिखना है, पहले हम क्या करेंगे, K1 को क्लोज करेंगे। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, पहले इसको क्लोज करो क्योंकि करंट फ्लो करना है ना सर्किट में से, करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट बाय क्लोजिंग द की K। ओके, उसके बाद K1 की क्लोज, देन सेल EMF इज वर्किंग। K1 को क्लोज करने के बाद EMF 1 इज वर्किंग होगा, सेल E1 इज वर्किंग, ड्यू टू दैट गैल्वानोमीटर शो सम डिफ्लेक्शन, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। फिर हमें उसको जीरो पे लाना है, देन आइडेंटिफाई द नल डिफ्लेक्शन बाय टचिंग द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द वायर। ओके, उसके बाद मेजर द लेंथ बिटवीन नल पॉइंट एंड A विच इज L।
और उसी को हम लिखेंगे E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। एक्चुअली ये प्रिंसिपल है बच्चों किसका, पोटेंशियोमीटर का। E1 is directly proportional to L1, therefore E1 is equal to K into L1। Then now इसको इक्वेशन 1 नाम दो। सेम उसी तरह E1 प्लस E2 किया था, अब E1 आएगा बस, क्योंकि सम मेथड नहीं है। अब हमें क्या करना है, K2 को क्लोज करना है। When E2 is working in this circuit, now again find null deflection with same process, we get length L2, therefore E2 is directly proportional to L2, E2 is equal to K into L2, K is a potential gradient here। अब इन दोनों को इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करो, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2, K कैंसिल होगा और हमें मिलेगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये हमारा, मान लो उन्होंने बोला इंडिविजुअल मेथड से सेल को कंपेयर करो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, और उन्होंने बोला कॉम्बिनेशन मेथड से सेल को कंपेयर करो तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, दोनों फॉर्मूले याद रखने, यहाँ L1 प्लस L2, L1 माइनस L2 आ रहा है, बट यहाँ पे बस L1 अपॉन L2 आ रहा है। समझ आया सबको? चलो जल्दी से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लोगे, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से आंसर को कॉपी करना है अपनी नोटबुक में। बच्चों उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हम लोग स्टडी कर चुके हैं। क्या है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, वेरी सिंपल। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू L, है ना, और कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं K इंटू L। इस K को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहा जाता है इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसको, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, मतलब मान लो 10 मीटर की वायर है, ऐसे हम मान के चलते हैं, और 10 मीटर की वायर को हमने 20 वोल्ट पोटेंशियल दिया, तो 1 मीटर की वायर पे 2 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 4 मीटर की वायर पे 4 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 6 मीटर की वायर पे 6 वोल्ट पोटेंशियल, सॉरी 6 नहीं, 1 मीटर की वायर पे 2 वोल्ट, 2 मीटर की वायर पे 4 वोल्ट, 3 मीटर की वायर पे 6 वोल्ट, ऐसे इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मतलब ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ऐसे उसका मीनिंग है। ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट, ये उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द वायर is directly proportional to the length of the wire between them, provided the wire is of uniform cross section, the current through the wire is the same and temperature of the wire remains constant। ठीक है, मतलब वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, करंट थ्रू द वायर कांस्टेंट रखा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर होता है। ठीक है, इसी को हम लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, सो V इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू L। यहाँ पे हमें मिलेगा कांस्टेंट क्या है यहाँ पे K इंटू L, सो K इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो K इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, लेंथ को इधर शिफ्ट करो V अपॉन L, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये सर्किट दिखाना है। तो देखो हमने क्या किया, AB ये पोटेंशियोमीटर लिया और C पॉइंट इतनी लेंथ का एक L लेंथ की हमने वायर कंसिडर की, उसके अक्रॉस हमने EMF लगाया सेल E, और यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका R, तो वायर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें कैपिटल R से डिनोट करना है। तो बच्चों जब हम की ऑन करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, देखो वोल्टेज मतलब EMF ऑफ सेल E डिवाइड बाय R प्लस R रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों हमें कंसिडर करने हैं। I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज VAB इज इक्वल टू IR। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR होता है। सेल का होता है EMF, वायर के 2 टर्मिनल के अक्रॉस होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये बात आपको याद रखनी है। तो VAB इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I इंटू R। I कितना है, E अपॉन R प्लस R, यहाँ पे पुट कर दो, VAB इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R इंटू R बनेगा। अभी मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए ना, कांस्टेंट है ये दिखाना है। तो मैंने क्या किया, VAB को डिवाइड बाय L किया, इधर भी डिवाइड बाय L किया, तो मुझे क्या मिलेगा, VAB अपॉन L, और यहाँ पे भी आएगा E इंटू R अपॉन L इंटू R प्लस R। तो VAB अपॉन L, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड यहाँ पे देखो EMF ऑफ सेल हमेशा कांस्टेंट रहेगा,
रेजिस्टेंस ऑफ वायर कांस्टेंट है क्योंकि वायर की लेंथ चेंज नहीं कर रहे हम लोग, और यहाँ पे R प्लस आर बी क्या है, कांस्टेंट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब ये रेशो भी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ऐसे उसका मीनिंग है। तो अगर आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पूछा, ये अक्टूबर 2013 में पूछा गया था, ये उसका प्रिंसिपल है, उसके बाद ये उसका एक्सप्लेनेशन है, ऐसे ही एज इट इज आप लोग लिखोगे, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट लेके लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एडवांटेजेस पूछे पोटेंशियोमीटर के ओवर अ वोल्ट मीटर। मैंने बताया ना, वोल्ट मीटर भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं, बट इसके एडवांटेजेस क्या है ओवर अ वोल्ट मीटर, वो पूछा है। मैंने बताया पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट है, यस। पोटेंशियोमीटर ईएमएफ मेजर करता है, वोल्ट मीटर नहीं करता। वोल्ट मीटर बस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, मतलब दो सेल के अक्रॉस, दो टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल मेजर करेंगे, वो सेल का ईएमएफ मेजर नहीं करेंगे। बट पोटेंशियोमीटर सेल का ईएमएफ मेजर करेंगे, उसको कंपेयर भी कर सकते हैं, ये उसके एडवांटेजेस हैं। और तो और ये बहुत एक्यूरेट रीडिंग देता है, वोल्ट मीटर इतना एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता। छोटे से छोटा वोल्टेज भी हम लोग इसका यूज करके मेजर कर सकते हैं, ये सारे उसके एडवांटेजेस है। तो पहला एडवांटेज, पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन वोल्ट मीटर, बहुत सेंसिटिव है। थोड़ा सा भी करंट फ्लो कर दो उसके अंदर से इजीली, थोड़ा सा भी वोल्टेज चेंज कर दो इजीली, वो सेंसिटिवली करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अ पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज ईएमएफ, दोनों भी मेजर करता है, लेकिन वोल्ट मीटर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करेगा एज इट ड्रॉज सम करंट, इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर एन ईएमएफ ऑफ सेल। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज वेरी एक्यूरेट, यहाँ वेरी एक्यूरेट है इन द केस ऑफ पोटेंशियोमीटर। वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर, छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस भी वो मेजर करता है, नियरली 10⁻⁻⁶ वोल्ट कैन बी मेजर्ड विद इट। लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज मच बेटर कंपेयर टू दैट ऑफ वोल्ट मीटर। लीस्ट काउंट जो है, मतलब सबसे छोटा रीडिंग जो है पोटेंशियोमीटर का, वो वोल्ट मीटर से कंपैरिजन में सबसे छोटा रीडिंग भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, वोल्ट मीटर मेजर नहीं कर सकता। ड्यू टू ऑल दीज रीजन्स पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर अ वोल्ट मीटर, इसलिए हम लोग पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड करते हैं, लेकिन वो पोर्टेबल नहीं है, वो ये उसका ड्रॉबैक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, K इज इक्वल टू क्या होता है, V/L, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, सिंपल। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, इसका एसआई यूनिट भी याद रखो, वोल्ट पर मीटर, ये उसका एसआई यूनिट, कभी कभी पूछा जाता है MCQs में वगैरह, तो याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्टिंग्विश पूछा जाता है, मार्च 2022 में डिस्टिंग्विश ही पूछा गया था इस चैप्टर से रिलेटेड। क्या है पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, और इसका जो रेजिस्टेंस, ताकि इसमें से करंट ड्रॉ नहीं होना चाहिए, करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए ताकि करंट फ्लो ना हो। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस हाई होता है लेकिन फाइनाइट होता है। इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट फ्लो नहीं करेगा फ्रॉम द सोर्स ऑफ नॉन ईएमएफ, बट इट ड्रॉज सम करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ ईएमएफ। द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय इट इज इक्वल टू एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय इट इज लेस देन एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता, ये एक्यूरेट रीडिंग देता है। एक्चुअल और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर दोनों सेम रहेंगे। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ये लो सेंसिटिव है। ये ईएमएफ भी मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करता है, ये बस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इट इज यूज्ड टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज मोर एक्यूरेट, इट इज लेस एक्यूरेट। इट डज नॉट गिव डायरेक्ट रीडिंग, इट गिव्स डायरेक्ट रीडिंग। वोल्ट मीटर आप लेबोरेटरी में यूज करते हैं, डायरेक्ट रीडिंग देता है, इसको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ये पोर्टेबल नहीं है, साइज बड़ी है इसकी, ये पोर्टेबल है, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं उसको, यहाँ इसको नहीं लेके जा सकते। इट इज यूज टू मेजर लोअर वोल्टेज, इट इज यूज टू मेजर लोअर एज वेल एज हायर वोल्टेज वैल्यूज। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक से अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है, नोटबुक में कॉपी करना है। उसके बाद देखो बच्चों, गैल्वानोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में एज वेल एज एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वोल्ट मीटर में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो गैल्वानोमीटर के साथ हम शंट मतलब एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कब,
जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो, और गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ हम लोग इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसको हम शंट एस बोलते हैं। ये गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया तो एमीटर बनेगा और उसको सीरीज में कनेक्ट किया तो वोल्ट मीटर बनेगा। 2017 में एंड 2008 में दोनों भी करके रखो बच्चों, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन बुक में एमीटर का भी है, वो भी आप करके रखो। एक्सप्लेन हाउ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, डिराइव द नेसेसरी फॉर्मूला। और उसके बाद एक्सप्लेन हाउ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। देखो हाउ का आंसर यहाँ पे नहीं है, मैंने फॉर्मूला दिया है, बट हाउ इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। इसमें क्या लिखना है देखो, टू कन्वर्ट galvanometer into voltmeter, to convert galvanometer into voltmeter, we should connect a resistance, इसी को शंट भी कहा जाता है, रेजिस्टेंस, इसको शंट बोलो, शंट इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर, तो ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये आना चाहिए इसके पहले, उसके बाद इसका आंसर आएगा ये। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ बैटरी लगाई, मतलब कुछ वोल्टेज दिया, उसके बाद एक रेजिस्टेंस लोड है, उसके अक्रॉस में, मतलब वोल्ट मीटर होगा तो हम अक्रॉस कनेक्ट करते हैं ना, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, अगर एमीटर होगा तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ये लोड है, इसके अक्रॉस में हमने ये वोल्ट मीटर लगाया, मतलब गैल्वेनोमीटर लगाया। तो ये जो V हमने कनेक्ट किया है, ये V दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक Vx एंड दूसरा Vg है ना, मतलब ये टोटल V कितना बनेगा, देखो V इज इक्वल टू बनेगा Vx प्लस Vg, क्योंकि ये इसके आगे है, सीरीज में है, तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। Vx प्लस Vg, बच्चों V इज इक्वल टू Vx प्लस Vg है। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ये क्या बनेगा, इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट इंटू x, करंट कितना पास हो रहा है यहाँ पे, Ig जितना करंट यहाँ से पास हो रहा है, तो करंट इंटू x प्लस ये कितना होगा, इसका करंट इंटू G, दोनों में से Ig ही पास हो रहा है, ये मिला V। तो यहाँ पे इस Ig को इधर शिफ्ट करो, ये प्लस से इस साइड आने के बाद वो माइनस बनेगा, V माइनस Ig इंटू G। तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये Ig इधर शिफ्ट किया तो ये इस साइड आके डिवाइड होगा, माइनस यहाँ पे भी इसको डिवाइड होगा, डिवाइड बाय Ig। तो यहाँ Ig कैंसिल होगा, बचेगा G। तो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, V अपॉन Ig माइनस G। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। आगे इसको और सॉल्व किया है आपने, यहाँ तक भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका डायग्राम ड्रॉ करना। एक मिनट, आई एम सो सॉरी। आप लोग क्या करो, एक मिनट रुको, इसको लगा लेती हूँ पहले, माइक चला गया था, आवाज़ आ रही है सबको। आप लोग क्या करोगे, पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे एंड देन ये लिखोगे, ठीक है। उसके बाद देखो, अभी पोटेंशियल डिफरेंस मान लो मुझे पोटेंशियल n टाइम्स इंक्रीज करना है Vg के, तो n टाइम्स इंक्रीज करने के लिए मुझे फॉर्मूला क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, n ऑफ Vg, मुझे इंक्रीज करना है ना, तो V इज इक्वल टू क्या बनेगा, n इंटू Ig इंटू G। Vg मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस G है, तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू बनेगा n इंटू Ig इंटू G डिवाइड बाई Ig, है ना, ये Ig है, माइनस G। तो हमने क्या किया, इस V की जगह पे ये वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला लिया, V की जगह पे ये NVG पुट किया, ठीक है, ये फॉर्मूला पुट किया। तो यहाँ पे क्या होगा, G दोनों में से कॉमन निकाला, नहीं G को कॉमन मत निकालो, Ig कैंसिल करो, n इंटू G बचता है, मतलब G इंटू n माइनस G। तो यहाँ पे G कॉमन निकाला तो n माइनस 1 बचता है, ठीक है। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या है, G इंटू n माइनस 1। तो शंट कितना कनेक्ट करना है, इतनी वैल्यू इसकी हम लोग सिलेक्ट करते हैं, G इंटू n माइनस 1। तो ऐसे आप लोग इसको सॉल्व करोगे।
तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। पहले तो आप लोग ये आंसर में ये आना चाहिए कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन उसको ये इसकी वैल्यू लो होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। एमसीक्यूज में मैं बताऊंगी आपको, एक्स लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए, कुछ इस तरह। वोल्ट मीटर होगा तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हाई, ठीक है। तो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, लो वैल्यू रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, ये सारी बातें थ्योरेटिकल है, वो एमसीक्यूज में कवर हो जाएगी। अब बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद है ना मैं इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, यहाँ तक ये लास्ट क्वेश्चन था, इतने सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए इस चैप्टर से रिलेटेड, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इस टॉपिक से कवर हो गए बच्चों। अब इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड देन उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। बच्चों अभी देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड उनकी लिस्ट, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टडी करेंगे। देखो अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट, ये करके रखो, ये भी है इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये भी करके रखो। उसके बाद बैलेंस कंडीशन तो बहुत बार पूछी जाती है, मीटर ब्रिज का फॉर्मूला, ये इम्पॉर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर के ऊपर इतने नहीं है। उसके बाद ये करके रखो दोनों फॉर्मूले, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन ये एक्स का फॉर्मूला, एस का फॉर्मूला, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा है ना, ये जो फॉर्मूले है ना, इनके ऊपर एमसीक्यूज भी बहुत सारे पूछे गए हैं, तो ये सारे फॉर्मूलेज एमसीक्यूज के लिए लर्न करके रखो। बस इतने ही फॉर्मूलेज हैं यहाँ पे। अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज का। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, अ वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस 100 ओम, आर देखे रखा है 100 ओम। What will be its reading when it is connected across a cell EMF 2 volt, मतलब E देके रखा है 2 volt, एंड उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं दैट इज 20 ओम, और हमें निकालने के लिए बोला है V, ओके। उसके बाद देखो अभी V निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। अभी ये 11th का फॉर्मूला है बच्चों, ये 12th में नहीं है लेकिन 11th में है। V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई भी हमें पता नहीं, आई इज इक्वल टू क्या, अभी ये फॉर्मूला हमने यूज किया था, ई अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहले आई निकाल लो, 2 पुट करो, 100 प्लस 20 दैट इज 120, 2 1 जा 2, 2 60 जा 20, तो ये हमें मिला 1/60। 1/60 आई की वैल्यू मिलती है, ये आई की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करो। E2 है माइनस 1/60 इंटू 20, 0 0 कैंसल, इसको डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 3 जा, देन 1/3 की वैल्यू होती है 0.333, इसको अगर 2 में से माइनस किया तो हमें मिलता है 1.667 वोल्ट, ओके। जुलाई 2016 में पूछा गया सवाल से स्क्रीनशॉट निकालो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2019 में पूछा गया सवाल है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी सॉल्व करो, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए, सारे टाइप के एक एक सवाल मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। फाइंड द टोटल करंट I फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग सर्किट। देखो अभी यहाँ पे इस सर्किट के अंदर आप लोग देखोगे तो EMF देके रखा है 5 वोल्ट, R देके रखा है 1 ओम, और ये टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, ये प्लस ये, इन दोनों को पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8, दोनों का रेसिप्रोकल लिया, तो ये बेस सेम है तो 1 + 1 2 बनेगा, 2/8, 2 1 जा 2, 2 2 4 जा 8, मतलब 1/4। अगर इसका रेसिप्रोकल लिया तो R इज इक्वल टू 4 मिलता है। बट बच्चों ये टोटल रेजिस्टेंस नहीं मिला, क्योंकि इसके अंदर और एक रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस, वो भी हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो नेट रेजिस्टेंस मुझे कितना मिलेगा, 4 + 1 इज इक्वल टू 5 ओम, मतलब टोटल सर्किट के अंदर 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आई नेट इज इक्वल टू कितना मिलेगा, V/R नेट, तो V कितना है 5, R नेट कितना है 5, 5 5 गेट कैंसिल, ये हमें मिलता है 1 एम्पियर। ये मुझे मिलता है नेट करंट जो पूछा था। जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मार्च 2022 में पूछा गया सवाल था। क्वेश्चन देखो क्या है, 2 सेल्स ऑफ EMF 4 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। देखो ये सेल्स सर्किट नहीं दिया था, सर्किट हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। हैविंग रिस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब देखो E1 4 वोल्ट है, E2 2 वोल्ट है, ये दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 1 ओम है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 2 ओम है, इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। उसके बाद आगे क्या दिया है,
are connected in parallel so as to send the current in the same direction through an external resistance of 5 ohm. यहाँ R देके रखा है 5 ohm जो यहाँ से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है। तो हमें फाइंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब हमें यहाँ ये I1 प्लस I2 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट निकालने के लिए बोला है। बच्चों यहाँ पे हमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए देखो सबसे मैंने इसको नाम दे दिया A B C D E F G H देन J एंड K। I नहीं लिया क्योंकि I हमने करंट लिया है। ये सारी वैल्यूज हो गई। अभी देखो यहाँ पे हम लोग दो लूप कंसीडर करेंगे I1 एंड I2 की वैल्यू निकालने के लिए। ऐसा सेम क्वेश्चन आपके इसमें भी है, क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज के अंदर, प्रैक्टिस सेट के अंदर भी है, एक्सरसाइज के अंदर। अब देखो सबसे पहले मैं ये लूप लेती हूँ, कौन सा, A B C D E F G H A, ये लूप लेती हूँ। मतलब यहाँ से करंट फ्लो हुआ यहाँ से। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ याद है, जिस साइड में हम जा रहे हैं करंट भी उस साइड में जा रहा है तो नेगेटिव, और सेल का अगर पहले नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव। तो चलो हम लोग इधर से जाएंगे। देखो हम लोग इस साइड से जा रहे हैं, हम इस साइड से जा रहे हैं, करंट भी इस साइड से जा रहा है, तो क्या आएगा माइनस I1 प्लस I2 इंटू आर। देखो I1 प्लस I2 या फिर I2 प्लस I1, माइनस I2 प्लस I1 इंटू आर। आगे जाने के बाद आगे हम इस साइड से जाएंगे, यहाँ पे करंट इस साइड में जा रहा है, हम भी इसी साइड में जा रहे हैं, तो I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है। देखो तो I1, अभी आप लोग बोलोगे मैम ये डायरेक्शन आपने कैसे आइडेंटिफाई की। बच्चों इसमें से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, I2, इसमें से फ्लो होने वाला करंट होगा I1। पॉजिटिव से आउटवर्ड निगेटिव की तरफ करंट जाएगा, तो ये यहाँ से आएगा, ये दोनों कंबाइन होके हमें I1 प्लस I2 मिलेगा। यहाँ से भी वो जाने के बाद I1 प्लस I2 यहाँ से पास होगा, फिर यहाँ वापिस सेपरेट, इधर I2 इधर I1 जाएगा और इससे निगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगा। ऐसे हमने करंट को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग थे यहाँ पे, तो हमने ये लूप लिया था। ये लूप के अंदर देखो हम इधर जा रहे, करंट भी इधर जा रहा है, तो I1 प्लस I2 इंटू आर। आगे जाने के बाद यहाँ हम इसी साइड में जा रहे हैं, तो I1 माइनस R1 आएगा, माइनस I1 R1। अब यहाँ पे देखो सेल का पहले निगेटिव आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, प्लस E1 इज इक्वल टू 0। ये पहला लूप। अब देखो यहाँ मैंने क्या किया, माइनस I2 को मल्टीप्लाई किया R के साथ, I2 इंटू आर माइनस I1 इंटू आर माइनस I1 R1 प्लस E1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ सभी को माइनस कर दो, इसको मैंने माइनस, ये माइनस का प्लस किया तो ये प्लस का माइनस बनेगा, इसको उधर शिफ्ट किया तो ये प्लस बनेगा। तो I2 R, इन दोनों में से I1 को कॉमन निकालो, I1 इंटू आर प्लस R1 इज इक्वल टू E1। ये R कितना है, दैट इज इक्वल टू 5, R इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे मैंने पुट किया 5I2 प्लस R, 5 प्लस 1 6 बनेगा, 6I1 इज इक्वल टू E1 की वैल्यू है 4। सो लूप 2, अभी इसको नाम देकर रखो इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग लूप 2 कंसीडर करेंगे, कौन सा, FGHAKJF, FGHAKJF, ये लूप कंसीडर करो। इसके अंदर देखो लूप ये ट्रेस करना है, यहां से जब हम जाएंगे तो ये माइनस आएगा, माइनस I1 इंटू R1। आगे जाने के बाद इसका सेल का निगेटिव है तो ये प्लस E1 आएगा। आगे जाने के बाद ये इसका पॉजिटिव, मतलब ये माइनस E2 आएगा। हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस आएगा, प्लस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद देखो R1 कितना है 1, ये कितना है 1, ये कितना है 2, तो ये 1 इंटू I1 मतलब I1 आएगा, E1 4 वोल्ट है, E2 2 वोल्ट है, I2 R2 कितना है 2I2 दैट इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 2 बिकम्स 2, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने उसको उधर शिफ्ट किया तो ये -2 बनेगा। अभी मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का प्लस I1, ये प्लस का माइनस I2, और वो उस साइड जाने के बाद माइनस था तो ये प्लस बनेगा। तो ये इक्वेशन मुझे मिला, I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 2। इसको इधर शिफ्ट करो तो ये प्लस बनेगा, इसको इक्वेशन 2 दो। ये I1 की वैल्यू जो है इसको इक्वेशन 1 में पुट करो। देखो पुट इन इक्वेशन 1, पुट 2 इन इक्वेशन 1। पुट करने के बाद क्या मिलेगा, 5I2 प्लस 6 इंटू I1 की जगह पे ये वैल्यू पुट की, 6 से मल्टीप्लाई करो 12, 12I2 इज इक्वल टू 4, 12 एज इट इज 12 प्लस 5 17I2 इज इक्वल टू 4, 17I2 इज इक्वल टू 4 माइनस 12, तो ये माइनस 8 डिवाइड बाय 17 एम्पियर मिलेगा। I2 मिला, 2I2 के फॉर्मूले के I1 से पुट करने के बाद आपको I1 मिलेगा, एंड I1 प्लस I2 ये टोटल I एक्सटर्नल सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट कितना है, I1 प्लस I2 18 डिवाइड बाय 17 माइनस 8 डिवाइड बाय 17, 18 माइनस 8 बनेगा 10 डिवाइड बाय 17। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो कि ये क्वेश्चन आपको मार्च 2022 में पूछा गया सवाल था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अक्टूबर 2013 में पूछा गया सवाल था, विस्टन ब्रिज के ऊपर पूछा गया सवाल है। 4 रेजिस्टेंसेस 4 ओहम, 8 ओहम, 1 ओहम, 6 ओहम, 4 ओहम, 8 ओहम, 1 ओहम, 6 ओहम, ठीक है, are connected in series so as to form Wheatstone network. If the network is balanced, find the value of x. देखो R1, R2, R3, R4 हमें x निकालना है। तो यहाँ पे हमें बैलेंस कंडीशन पता है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या होता है, R3 अपॉन R4, मैंने आपको बताया था। तो R3 हमें R4 निकालना है, R4 को मैंने इधर शिफ्ट किया, R2 R1 को इधर शिफ्ट किया, तो R2 ऊपर जाएगा, R1 नीचे आएगा। R4 इज इक्वल टू 8/4 इंटू R3 की वैल्यू है 6, तो ये बनेगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड किया तो ये 2 2 4 जा 8 बनेगा, या फिर हमने क्या किया 8 3 जा 24 डिवाइड बाई 2 किया तो भी चलेगा, या फिर ऐसे किया तो भी चलेगा। आंसर 12 आना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मार्च 2017 में पूछा गया सवाल है, एन अननोन रेजिस्टेंस इज प्लेस्ड इन द लेफ्ट गैप एंड रेजिस्टेंस 50 ओम इज प्लेस्ड इन द राइट गैप। मतलब R इज इक्वल टू 50 दिया है एंड 50 ओहम, कौन सा, एक मिनट, is placed in the right gap, meter bridge 50 ohm is placed in the right gap, okay, R is equal to 50, unknown resistance X हमने लेफ्ट गैप में पुट किया, तो हमें X ही निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है, LX वैल्यू भी देके रखी है इन्होंने 40 सेंटीमीटर, नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट 40 सेंटीमीटर लेफ्ट गैप। बच्चों लेफ्ट गैप से 40 सेंटीमीटर मतलब LX कितना है 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर। मैंने बोला ये 40 है तो ये कितना रहेगा 60, क्योंकि दोनों की एडिशन 100 आनी चाहिए, तो ये 0.6 मीटर आएगा। LR 0.6, तो हमें X फाइंड करना है। X अपॉन R इज इक्वल टू LX अपॉन LR, ये कंडीशन हम लोगों ने स्टडी की। हमें X निकालना है, R को इधर शिफ्ट करो, LX अपॉन LR इंटू R। LX कितना है 0.4 डिवाइड बाई 0.6 इंटू 50, पॉइंट को शिफ्ट किया दोनों साइड में, तो ये 4 डिवाइड बाई 6 इंटू 50 बनेगा। 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 25 जा, ये कितना होगा 25 4 जा 100, 100 डिवाइड बाई 3, 1/3, और मैंने 100 साइड में कर लिया, 1/3 का आंसर होता है 0.333 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें मिलेगा 33.33। स्क्रीनशॉट लेते चलिए बच्चों, और न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करने की कोशिश करते चलिए। उसके बाद ये जो क्वेश्चन ये रह गया बच्चों, एक मिनट बच्चों, ये आप सॉल्व करो, चलो इसको आप लोग ट्राई करोगे, ये एक्चुअली इसका सॉल्यूशन देना रह गया है, अभी आप लोग इसको ट्राई करोगे, चलेगा। मार्च 2020 का सवाल है, आप लोग जरूर ट्राई करें इसको और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। उसके बाद देखो, अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 0.1 ओहम मीटर। देखो सिग्मा देके रखा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 0.1 ओहम मीटर है। अ सेल ऑफ EMF, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देके रखा है, अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट, ई कितना दिया है 1.5 वोल्ट, लेंथ देके रखी है 300 सेंटीमीटर, फाइंड द करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर। ये 300 का 3 मीटर बनेगा, हमें आई निकालना है। वो जो सिग्मा इज इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, है ना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इसकी वैल्यू हमें दी है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ वहां पे देके रखा है। तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो आर इससे क्या मिलेगा, रो इंटू एल, रो है 0.1 इंटू एल है 3, 0.3 मिलेगा, सिंपल क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू ई कितना दिया है 1.5 एंड ये कितना दिया है आर कितना दिया है 0.3, तो 0.3 दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू, ये निकाला हमने 0.3, तो ये पॉइंट को शिफ्ट करो 15 डिवाइड बाई 3 मतलब 3 5 जा 15, सॉरी, तो ये मिलेगा 5 एम्पियर। 2 बार पूछा गया सवाल था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये फॉर्मूला उन्होंने अलग दिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ सेल, उसके ऊपर सवाल पूछा गया है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो यहाँ E1 देके रखा है बच्चों, देखो 2.5 मीटर वायर L1, E1 1.5, ठीक से पढ़ो क्वेश्चन। EMF E2 देके रखा है 1.2 वोल्ट और हमें L2 निकालने के लिए बोला है, L2 इज इक्वल टू वॉट। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, फॉर्मूला वही है। L2 को इधर शिफ्ट करो, E2 E1 इधर शिफ्ट होगा, E2 ऊपर जाएगा E1 नीचे आएगा, 2.5 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 1.5, पॉइंट को शिफ्ट किया, पॉइंट को शिफ्ट किया, 3 5 जा एंड 3 4 जा, है ना। देन और क्या कर सकते हैं, 2.5 2 जा बनेगा ये 5
एंड 2 2 जा 4, मतलब बहुत सिंपल कैलकुलेशन, 2 मीटर इसका आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्च 2016 में पूछा गया सवाल है, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओहम एंड इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, इज 21 ओहम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट, हमें एस निकालना है। बच्चों शंट मतलब क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर को, मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर को हम पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसको शंट बोला जाता है, एस। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट देके रखा है कितना, 21 ओहम, एंड इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस देके रखा है 500 ओहम, और हमें क्या निकालना है, एस निकालना है। तो एस निकालना है मतलब दोनों का पैरेलल का फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना होगा। तो पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। तो 1/S इज इक्वल टू क्या आएगा, R इक्विवेलेंट, इसको इधर शिफ्ट किया तो माइनस बनेगा, इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, G 1 जा G, R इक्विवेलेंट 1 जा R इक्विवेलेंट, बीच में माइनस, डिवाइड बाय G इंटू R इक्विवेलेंट। मुझे रेसिप्रोकल लेना है, एस निकालना है, तो एस ऊपर जाएगा, ये वैल्यू रेसिप्रोकल बनेगी, आर इक्विवेलेंट इंटू जी डिवाइड बाय जी माइनस आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट है 21 इंटू 500 माइनस 21, इनको मल्टीप्लाई किया तो मिलता है 10500 डिवाइड बाय 479। लॉग टेबल का यूज करके मैंने सॉल्व करके दिया है, लॉग 10500 माइनस लॉग 479, इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1 4, 4.10 का 5 एंड 0 में देखो 0212 आएगा। सिमिलरली 47 का 9 में देखो 6803, कैरेक्टरिस्टिक 3 डिजिट है तो 2 पॉइंट आएगा। दोनों का सब्ट्रैक्शन किया 1.3409 मिलेगा। इसका एंटी लॉग देखो 0.34 का 0 एंड 9 में, वो हमें मिलता है 21.93। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2016 में ही, इसके ऊपर 2 सवाल, ये मार्च 2016 में एंड ये जुलाई 2016 का सवाल था। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस 25 ओहम एंड गिव्स अ फुल डिफ्लेक्शन फॉर करंट 10 मिली एम्पियर, मतलब आईजे कितना दिया है 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर बनेगा, और 25 ओहम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। और वोल्टमीटर की रेंज कितनी बोली है, 0 to 100, मतलब V इज इक्वल टू कितना चाहिए 100। तो उसके लिए एक X की वैल्यू जो हम सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं वो X कितना होना चाहिए, तो X हमें निकालना है। बच्चों ये फॉर्मूला अभी हमने लास्ट क्वेश्चन लिया, उसमें ये फॉर्मूला डिराइव किया, V/IG माइनस G। तो V कितना है 100, I कितना है 10 इंटू 10⁻³ G कितना है 25, 10 1 माइनस 3 कितना होगा -2, 10⁻² और 10⁻² माइनस 25, ये ऊपर जाके +2 बनेगा तो -25, 2 + 2 4 मतलब ये बनेगा, इसके ऊपर 4 जीरोस होने चाहिए, 10,000 माइनस 25 मतलब 9975 आएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ऐसे मैंने न्यूमेरिकल्स लिए, सारे न्यूमेरिकल्स तो अभी नहीं लिए बच्चों, जितने पॉसिबल हुए उतने न्यूमेरिकल्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, जितने पॉसिबल हुए उतने न्यूमेरिकल्स मैंने लिए हैं। और भी न्यूमेरिकल्स है अवेलेबल, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मुझे टाइम लिमिटेशन है। मैं मैक्सिमम एमसीक्यू, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उसके ऊपर न्यूमेरिकल, देन आप लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं जिसको चाहिए। अभी मैं इसके रिलेटेड एमसीक्यूज लेती हूँ बच्चों। उसके बाद चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। इस चैप्टर के ऊपर एमसीक्यूज सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट पे ही पूछे गए हैं, मतलब ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। देखो बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। अक्टूबर 8 में पहला एमसीक्यू पूछा गया था, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। मैंने आपको बताया वोल्ट मीटर में कन्वर्ट के लिए हम सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, एंड रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई, क्योंकि हाई वैल्यू रेजिस्टेंस रहा तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, वोल्ट मीटर में से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे हाई रेजिस्टेंस इन कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर, सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। मैंने आपको बताया फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कंजर्व करता है, चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैंने बताया ना। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, और सेकेंड लॉ एनर्जी आएगा। उसके बाद ये एक फॉर्मूला ही है बच्चों, इसके ऊपर एक फॉर्मूला ही पूछा गया है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर सर्टन करंट, द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट टू मेजर करंट, मतलब गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू एमीटर, उसके लिए ये फॉर्मूला है।
वोल्ट मीटर के लिए हमने क्या देखा, G इंटू एन माइनस वन देखा ना वोल्ट मीटर के लिए। एमीटर के लिए क्या होता है, G डिवाइड बाय एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हमारा अक्टूबर 9 का सवाल था। यहाँ पे ज्यादातर फॉर्मूलेज ही है बच्चों, जो वोल्ट मीटर के और एमीटर के जो फॉर्मूलेज है, कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर कन्वर्ट इनटू एमीटर, उन फॉर्मूलेज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर इज G इफ S इज द रेजिस्टेंस यूज्ड टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर। बच्चों गैल्वानोमीटर कन्वर्ट इनटू एमीटर में हम लोग क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक S रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, शंट हम उसको बोलते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो 1/G प्लस 1/S इज इक्वल टू 1/R। तो 1/R इज इक्वल टू क्या बनेगा, G प्लस S अपॉन G इंटू S। इससे मुझे R क्या मिलेगा, G इंटू S अपॉन G प्लस S। ऐसा फॉर्मूला है क्या, देखो G इंटू S अपॉन G प्लस S, विच इज ऑप्शन डी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमीटर के लिए पैरेलल में, वोल्ट मीटर के लिए सीरीज में। ठीक है, वोल्ट मीटर के लिए गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में हम X कनेक्ट करेंगे और इसमें शंट बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट देखो, किरचॉफ जंक्शन लॉ मतलब फर्स्ट लॉ, वही क्वेश्चन मार्च 13 एंड मार्च 9 में सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ फर्स्ट लॉ बोला है, यहाँ जंक्शन लॉ बोला है। इज इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। अगर सेकेंड लॉ होता, मतलब लूप थ्योरम जिसको हमने नाम दिया था, वो होता तो हम उसको बोलते कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, उसके बाद देखो, एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इजीली इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ वायर, बिकॉज देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये इसका प्रिंसिपल है। अगर हमने लेंथ इंक्रीज की तो V इंक्रीज होता है। अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आप हमें क्या करनी है, इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द वायर। आइडियल वोल्ट मीटर आइडियल चाहिए तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, ताकि उसमें से करंट ड्रॉप नहीं होगा। एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। बच्चों ये एमसीक्यूज आप जरूर करके रखो, पूछे जाते हैं। आइडियल वोल्ट मीटर, देखो मार्च 14 में इस टॉपिक के ऊपर 2 सवाल पूछे गए थे। एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ओके, नेक्स्ट देखो, सारे थ्योरेटिकल को सवाल है, फॉर्मूले पूछे हैं, कुछ ना कुछ पूछा है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मतलब सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ। वोल्टेज लॉ क्या कंजर्व करता है, एनर्जी, और ये क्या कंजर्व करता है, चार्ज। तो ये ऑप्शन आएगा, रिस्पेक्टिवली इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड चार्ज। याद रखो, वोल्टेज पहले तो एनर्जी पहले आनी चाहिए, करंट बाद में है तो चार्ज बाद में आना चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोनों मेजर करने का काम पोटेंशियोमीटर करता है, वोल्ट मीटर नहीं। वोल्ट मीटर बस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, तो यहाँ पोटेंशियोमीटर आना चाहिए। ये तो फॉर्मूला ही है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, जिसका डेरिवेशन प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है, बट इसका फॉर्मूला पूछा गया है। देखो, अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ, EMF of cell of internal resistance R, and L2 is the balancing length for its terminal potential difference when shunted with resistance R। तो L1 इज इक्वल टू क्या होता है, L2 इंटू आर प्लस आर अपॉन आर। तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है, डेरिवेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस का। उसके बाद है फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू द गैल्वानोमीटर, क्या होता है, S अपॉन S प्लस G, ये भी फॉर्मूला है। देन उसके बाद देखो, व्हेन अननोन रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय द मीटर ब्रिज, द एरर ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज मिनिमाइज्ड। अगर आपको एरर मिनिमाइज करनी है तो मैंने 3-4 आपको ऑप्शंस दिए थे, उसमें से एक ऑप्शन था देखो इंटरचेंज करना, गैल्वानोमीटर एंड रेजिस्टेंस को इंटरचेंज करो और वापस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो। सो बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ नोन एंड अननोन रेजिस्टेंस, उसमें से एक उन्होंने दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला K इज इक्वल टू V अपॉन L। V क्या है यहाँ पे, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर 2 बार पूछा गया सवाल है, वोल्ट पर मीटर, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडियल एमीटर चाहिए, आइडियल एमीटर के अंदर से हम लोग करंट फ्लो करते हैं, आइडियल एमीटर चाहिए, एमीटर के वहां पे हमें 0 रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। याद रखो, वोल्ट मीटर पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड एमीटर पे 0 रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि
एमीटर में से हम करंट फ्लो करते हैं, वोल्ट मीटर में से करंट फ्लो नहीं करते, इसलिए। देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड लास्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहां हमने ए एंड बी पॉइंट पोटेंशियोमीटर का लिया था, इनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हम कांस्टेंट रखेंगे एंड लेंथ को इंक्रीज करेंगे। बच्चों देखो, कांस्टेंट k इज इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन एल। एल को हम इंक्रीज करते गए, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। लेंथ इज इंक्रीजेस, पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑल्सो इंक्रीजेस, बट हमें वो कांस्टेंट रखना है, लेंथ को इंक्रीज करते गए तो जो नल डिफ्लेक्शन हमें मिलेगा ना, वो बहुत ज्यादा लेंथ पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट अ लार्जर डिस्टेंस। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों ऐसे इस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब कुछ मैंने लिए हैं। ये हमारा 9th चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। ऐसे ही मैं आपको 10th चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड उसके साथ साथ एमसीक्यूज, ये सब कुछ आपको देने वाली हूँ। धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर हो गए, आप बस जो वीडियो आएगा उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, आज मुझे लगता है यहाँ पे रुकना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।